विद्यादायिनि नमो नमः, हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फर्दर प्रोसीड विद द अमेंडमेंट। आज का लेक्चर कस्टम्स की अमेंडमेंट को आपके साथ डिस्कस करेगा। काइंडली कम टू पेज नंबर 105 ऑफ द अमेंडमेंट बुकलेट। 105। यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि कस्टम्स में बेटा मिनिमम अमेंडमेंट्स हो रही हैं, और सिंस कस्टम आपके सिलेबस में पहले ही आईसीआई ने रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस रखा हुआ है, तो आपको अमेंडमेंट्स कम से कम पढ़नी पड़ती है। इस बार के अटेम्प्ट के लिए भी कस्टम्स की अमेंडमेंट की बात करोगे तो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल में अमेंडमेंट हुई है। दैट इज द ओनली अमेंडमेंट ऑफ द कस्टम जो कि हमें कवर करनी है। उस सेट ऑफ रूल को हमने क्लास में डिस्कस किया था। नाम था जी उस सेट ऑफ रूल का कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स, जिसको हम शॉर्ट में IGCR भी बोलते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स। ठीक है जी। ये सेट ऑफ रूल आपको अगर रिकलेक्टेड नहीं है तो थोड़ा आप रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी फिर भी मैं अपनी तरफ से तो आपको रिवाइज कराऊंगा ही। बेटा ये सेट ऑफ रूल्स वहाँ अप्लाई होता था जब कस्टम में कोई गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे होते थे और उसके ऊपर कोई एग्जम्पशन कस्टम में इशूड होती थी, एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन। जब कोई गुड्स इंपोर्ट किए जा रहे हैं इनटू इंडिया और उस गुड्स के रिलेशन में गवर्नमेंट के द्वारा कोई एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन गिवन है, तो उस एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन को अवेल करने के पर्पस के लिए इंपोर्टर जो होता था उसको इस सेट ऑफ रूल्स में बताया गया प्रोसीजर जो था वो फॉलो करना पड़ता था। चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आप आएंगे। रूल्स में जो अमेंडेड पोर्शन है वो येलो कलर से हाईलाइटेड है। बाकी मैंने एंटायर सेट ऑफ अमेंडेड रूल्स ही आपको रिप्रोड्यूस करके दे दिया है कि आपको जो है वो बुक का रेगुलर मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्टली रिवाइज कर लेंगे। 3 मैंने आपको समरी चार्ट प्रेजेंट करके दे दिए। उन 3 समरी चार्ट में ये सेट ऑफ रूल्स अलोंग विद द अमेंडमेंट आपका डिस्कस हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 ये सिंपल बताता है जी इन रूल्स का टाइटल क्या है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया। रूल्स का टाइटल है कस्टम्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स। रूल नंबर 2 ये बताता है कि इन सेट ऑफ रूल्स को कब यूज किया जाना है। तो देखिएगा, दीज रूल्स शैल अप्लाई, ये रूल्स तब अप्लाई होंगे These rules shall apply to an importer who intends to avail an exemption notification under section 25(1) of the Custom Act. Customs Act में अगर किसी पर्टिकुलर गुड्स के रिस्पेक्ट में एग्जम्पशन दी हुई है सेक्शन 25 में, तो ये रूल अप्लाई होंगे। और वो भी कब, जरा ध्यान से देखिएगा, वेयर द बेनिफिट ऑफ सच एग्जम्पशन इज डिपेंडेंट अपॉन द यूज ऑफ द इंपोर्टेड गुड्स कवर्ड बाय दैट नोटिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एनी कमोडिटी और प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस। ये सेट ऑफ रूल्स एक इंपोर्टर को तब यूज करने हैं अगर वो जो गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उन गुड्स के ऊपर कस्टम में कोई एग्जम्पशन है,
और वो एग्जम्पशन जो है वो एंड यूज बेस्ड है, इन द सेंस वो एग्जम्पशन उन गुड्स को एग्जम्पशन का बेनिफिट तब देती है जब उन गुड्स को यूज किया जाएगा बाय द कंसर्न इंपोर्टर ईदर फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी कवर्ड बाय द एग्जम्पशन और फॉर प्रोविजन ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस कवर्ड बाय द एग्जम्पशन। एज एन एग्जाम्पल, मान लीजिए फैब्रिक का इंपोर्ट जो है वो इस पर्सन के द्वारा, इस इंपोर्टर के द्वारा जो है वो किया जाना है, ठीक है जी। तो एक पर्टिकुलर कस्टम पोर्ट पर फैब्रिक का इंपोर्ट किया जाएगा, फिर वो उस पोर्ट से जब क्लियर कराए जाएंगे तो नॉर्मल सेंस में कस्टम ड्यूटी पेबल बनती है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, इस फैब्रिक के ऊपर एक एग्जम्पशन दे रखी है और वो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन क्या कहता है कि फैब्रिक के ऊपर ड्यूटी विल बी फुली एग्जेम्प्ट। फैब्रिक के इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी फुली एग्जेम्प्ट होगी इफ इंपोर्टेड गुड्स इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी। तो एग्जम्पशन नोटिफिकेशन क्या कह रहा है, कपड़ा एग्जेम्प्ट है, बट ये नहीं कि कोई भी कपड़ा ले आएगा एग्जेम्प्ट है। कपड़ा तब एग्जेम्प्ट है जब इस कपड़े का इंपोर्ट वो व्यक्ति कर रहा है जो कि इसे यूज करके जो होगा वो मिलिट्री यूनिफॉर्म जो होगा वो बनाएगा। तो ऐसी एग्जम्पशन को हम एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन कहते हैं, जहां एक गुड्स एग्जेम्प्ट किया जाता है पर उसकी एग्जम्पशन इस बात के ऊपर डिपेंड होती है कि उसका एंड यूज कंसर्न्ड इंपोर्टर जो होगा वो क्या करेगा। और इस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन ने क्या कह रखा है, एंड यूज अगर होगा मैन्युफैक्चर ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म तो ये एग्जम्पशन मिलेगी। अच्छा, एज आई एक्सप्लेन इन द नॉर्मल लेक्चर आल्सो, अब कस्टम पोर्ट पर ये कपड़ा आया, आप अगर कस्टम पोर्ट से कपड़े को क्लियर करा रही हैं और ये कहते हुए कि मेरे कपड़े पर ये एग्जम्पशन का बेनिफिट दो क्योंकि मैं तो इसे मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने के लिए लाऊंगा, तो अब कस्टम वाला आपकी बात पर कैसे यकीन कर ले कि आप कपड़ा कस्टम से एग्जम्पशन क्लेम करके ले जाओगे और बाद में एक्चुअल में मिलिट्री यूनिफॉर्म ही बनाओगे, क्योंकि मिलिट्री यूनिफॉर्म तो बाद में बनाई जानी है। तो कस्टम वाला इस बात के ऊपर कैसे यकीन कर ले, तो कस्टम वाले को उस बात का एश्योरेंस आप कैसे देंगे, उसके लिए इस सेट ऑफ रूल्स ने एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, वो प्रोसीजर फॉलो करके आप उसे वो एश्योरेंस देंगे। वो प्रोसीजर इस तरीके से डिजाइंड है कि कस्टम वालों को एश्योरेंस मिल जाएगा और फिर वो आपको एग्जम्पशन के अंदर जो होगा वो गुड्स क्लियर कर देंगे, ठीक है जी। तो ऐसी एग्जम्पशन क्या कहते हैं हम, एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन, ठीक है। और मेरे एग्जांपल में मैंने ये एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन फुल एग्जम्पशन मानी है, ऑल्दो ये पार्शियल एग्जम्पशन भी हो सकती है। अच्छा, तो एक्चुअली फैब्रिक के इंपोर्ट के ऊपर लेट्स सपोज कस्टम ड्यूटी बनती है 30%, बट बिकॉज ऑफ दिस फुल एग्जम्पशन इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगी, निल। सिर्फ आपको कस्टम से ही गुड्स क्लियर कराने के लिए जो इस सेट ऑफ रूल में प्रोसीजर बताया हुआ है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिस प्रोसीजर से कस्टम वालों को ये एश्योरेंस आ जाएगा कि हाँ आप जो होगा इससे मिलिट्री यूनिफॉर्म ही बनाएंगे, ठीक है। काइंडली नोटिस देयर आर सो मेनी एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशंस इशूड अंडर द कस्टम। एग्जम्पशन वो समझना आपका पर्पस नहीं, आपका पर्पस क्या है, जब ऐसी एग्जम्पशन हो तो उस एग्जम्पशन का बेनिफिट क्लेम आप इस रूल्स में क्या प्रोसीजर फॉलो करके जो है वो करते हैं। सर क्या कभी भी एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन होगी तो फिर मुझे यही प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे? बेटा इस बात में एक सावधानी रखिएगा, जनरली जब भी एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन कस्टम में इशू की जाती है तो उसमें स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है कि दिस एग्जम्पशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल, दिस एग्जम्पशन बेनिफिट शैल बी अवेलेबल subject to compliance with IGCR। जब भी एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन ये इशू करते हैं तो उसमें साथ में वो खुद लिख करके भी देते हैं कि ये जो एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन है ये आपको तब मिलेगी जब आप वो जो IGCR रूल्स हमने बना रखे हैं उसका कंप्लायंस करेंगे, ठीक है। और क्योंकि नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली ही लिख के देती है तो डेफिनेटली आपको ये सेट ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना है तो ही आप एग्जम्पशन के हकदार है, अदरवाइज एग्जम्पशन के हकदार नहीं है। सर क्या हो अगर उन्होंने एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में ये लाइन नहीं लिखी? बेटा वैसे तो वो हमेशा लिखते हैं, बट इन केस उन्होंने ये लाइन नहीं लिखी तब ये सेट ऑफ रूल जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, तब ये सेट ऑफ रूल जो होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थ्योरेटिकल बात है, वैसे ऐसा होता नहीं है, जनरली वो हमेशा लिखते हैं और ये सेट ऑफ रूल ही फॉलो होता है, बट अगर नहीं लिखी हुई ये लाइन तब ये सेट ऑफ रूल जो होगा वो अवेलेबल नहीं होगा। ऊपर आइएगा, रूल 2 में उन्होंने खास तौर से ये बात लिखी हुई है, रूल 2 सब रूल 2, दीज रूल्स
जो भी प्रोसीजर बताएंगे दे शैल अप्लाई, ये वही अप्लाई होगा ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन विच प्रोवाइड फॉर द ऑब्जर्वेंस ऑफ दूस रूल्स। ये सेट ऑफ रूल्स तभी अप्लाई होगा जब एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन स्पेसिफिकली बोल रही हो कि हाँ एग्जाम्पशन के लिए आपको ये रूल्स ऑब्जर्व करने हैं, एंड प्रैक्टिकली एग्जाम्पशन हमेशा ऐसा बोलती है। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि ये रूल कब अप्लाई होंगे, व्हेनेवर यू आर इंपोर्टिंग अ गुड्स विच इज सब्जेक्ट टू एन एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन। अच्छा, और ध्यान में रखिएगा जिस एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन की मैं बात कर रहा हूं वो दो तरीके की हो सकती है। नंबर 1, एंड यूज एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि आप गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं एंड इसको फिर यूज करेंगे फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, या एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन कहे गुड्स का आप इंपोर्ट कर रहे हैं पर आप इसे यूज करेंगे फॉर प्रोविजन ऑफ आउटपुट सर्विस। जब एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन में ये वाले दो एंड यूज होंगे, क्या मैन्युफैक्चर करना है कुछ या फिर कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड करनी है, देन ओनली दिस रूल्स विल बी एप्लीकेबल। अगर एग्जाम्पशन में एंड यूज ये दो नहीं है, कोई और है, कोई भी और है, किसी भी तरीके का और एंड यूज है, देन इन दैट सिचुएशन तब आपकी ये एग्जाम्पशन, तब आपके ये जो रूल्स होंगे वो अप्लाई नहीं होंगे। तो दोबारा दोहरा रहा हूं, फाइनली अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये रूल सिर्फ कब अप्लाई होंगे, व्हेनेवर देयर इज एन एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन, जिसमें एंड यूज क्या हो, एक पर्टिकुलर गुड्स बनाने हैं या फिर एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, एंड साथ में नोटिफिकेशन में लिखा हो कि नोटिफिकेशन के लिए आपको ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो फॉलो करने हैं। अच्छा, अब यहां मैन्युफैक्चर से क्या मतलब है, मैन्युफैक्चर का आप वैसे मतलब जानते हैं, बट रूल ने आगे रूल नंबर 3 में जो है इसकी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है, और जो आप मैन्युफैक्चर से समझते हैं वही डेफिनेशन उन्होंने दे रखी है। मैन्युफैक्चर का मतलब उन्होंने बता रखा है कि मैन्युफैक्चर का मतलब होता है जब आप प्रोसेसिंग के कोई नई कमोडिटी जो है वो क्रिएट करते हैं, जब आप प्रोसेसिंग से कोई नई कमोडिटी क्रिएट करते हैं जिसका एक डिस्टिंक्ट नेम, नेचर एंड यूज होता है। जैसे कपड़ा ला करके अगर आप मिलिट्री यूनिफॉर्म बना रहे हैं तो क्या आप एक नई कमोडिटी क्रिएट कर रहे हैं? यस, तो दैट इज मैन्युफैक्चर। दूसरा क्या एंड यूज है कि आप सर्विस दे रहे हैं। सर्विस का मतलब भी आप सब लोग समझते हैं, फिर भी उन्होंने सर्विस की डेफिनेशन रूल नंबर 3 में दे रखी है। और यहां एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उन्होंने सर्विस को जो डिफाइन किया है, उन्होंने सर्विस को बोला है, सर्विस का मतलब होगा एनी सर्विस, किसी भी सर्विस के लिए, पर इसमें आफ्टर सेल सर्विस जो है वो नहीं आएंगी, आफ्टर सेल सर्विस जो है वो नहीं आएंगी। तो आप मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के लिए किसी के गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, या अदर देन आफ्टर सेल सर्विस किसी भी और तरीके की सर्विस देने के लिए आप किसी गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं, और उस गुड्स के ऊपर एग्जम्पशन है जो कि इन रूल्स को फॉलो करने के लिए कह रही है, तो आपको ये सेट ऑफ रूल जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी, आई होप द स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी इज क्लियर। चलिए जी, अब समझते हैं इस सेट ऑफ रूल्स में आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करने के लिए बोला गया है। तो अंदर रूल्स में सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है, बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर विद द हेल्प ऑफ दिस समरी डायग्राम। ठीक है जी, तो यहां की मदद से समझिएगा। तो आप सिंपली ध्यान में रखिएगा, कस्टम वालों को सिंपली इस बात का एश्योरेंस चाहिए कि ये फैब्रिक अगर आप कह रहे हैं मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए यूज करूंगा, तो आगे जाकर के उसे एक्चुअल में यूज करेंगे। तो इस बात का एश्योरेंस लेने के लिए वो सिंपली क्या कहते हैं, वो जो कंसर्न्ड इंपोर्टर होता है उसको ये कहते हैं इंपोर्ट करने से पहले आप जो है बॉन्ड एग्जीक्यूट करके दे दो टू द इफेक्ट कि इस गुड्स का आप ये यूज करने वाले हैं। उसके बाद आप कंसेशनल रेट पर ले जाना, एंड यूज के लिए उससे मटेरियलाइज कर लेना। अगर कर दोगे तो बॉन्ड रियलाइज कर देंगे, और अगर नहीं कर पाओगे तो बॉन्ड इन्वोक करके आपसे जो होगी वो ड्यूटी रिकवर कर ली जाएगी। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है जी, अब स्टेप्स वाइज इन्होंने इसको क्या बोल रखा है उसको समझो। स्टेप वाइज वो कहते हैं जो भी कंसर्न्ड इंपोर्टर जो है, जो एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन के तहत इस फैब्रिक का इंपोर्ट करना चाहता है फॉर यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ मिलिट्री यूनिफॉर्म, तो उसको स्टेप नंबर 1 पर सबसे पहले उसका जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा, एसीडीसी बेसिकली, उसको जो होगा रूल नंबर 4 ये कहता है एक प्रायर इंफॉर्मेशन इन 2 सेट ऑफ कॉपी जो होगी वो देनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 1(1)(a). तो ये कंसर्न इंपोर्टर अगर फैब्रिक को इंपोर्ट करना चाहता है अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ दिस एंड यूज एग्जम्पशन, तो उसको प्रायर टू डूइंग द इंपोर्ट एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होगा वो अपने जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को जो होगा वो सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या ध्यान में रखना है, जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर उसका, देखो कस्टम में एक तो कस्टम पोर्ट से आप गुड्स क्लियर कराएंगे, तो उस कस्टम
पोर्ट का एक जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा, उसको हमने नाम दिया एसीडीसी ऑफ कस्टम स्टेशन। ये वो आदमी होगा जिसका इस पोर्ट पर कंट्रोल होगा, ठीक है, एसीडीसी ऑफ कस्टम स्टेशन। फिर उसके बाद आप इस फैब्रिक को अपनी प्रीमाइस में ले जाकर के यूज करेंगे, तो आपकी प्रीमाइस जहां कहीं भी होगी उस एरिया में जो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वो एक अलग आदमी होगा। पोर्ट का कंट्रोल एक अलग आदमी के पास है और आप इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज करेंगे तो आपका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर जो होगा वो अलग होगा। आपको प्रायर इंफॉर्मेशन किसको देनी है? पोर्ट के कस्टम ऑफिसर को नहीं, आपको देनी है जिस प्रीमाइस में आप इनका यूज करेंगे वो प्रीमाइस जहां होगी वहां का जो जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर होगा उसको ध्यान में रखिएगा। चार्ट से ये बात क्लियर भी हो रही होगी। रूल नंबर 4 कहता है आप इंफॉर्मेशन देंगे इन 2 सेट ऑफ कॉपी। इंफॉर्मेशन में आप क्या बताएंगे? इंफॉर्मेशन में आप बताएंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर, अपना एड्रेस। साइड में जॉब वर्कर भी लिखा हुआ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। नेम एंड एड्रेस ऑफ इंपोर्टर। सेकंड, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। आप किस नेचर के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, उनका डिस्क्रिप्शन क्या है वो बताएंगे। एंड थर्ड, गुड्स प्रोड्यूस्ड और प्रोसेस अंडरटेकन। वो जो गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन में, उससे आप क्या प्रोड्यूस करेंगे और उसके ऊपर क्या प्रोसेस जो होगा वो आपके द्वारा जो होगा वो किया जाएगा। और अगर एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन जो होगी वो गुड्स का एंड यूज मैन्युफैक्चर के लिए नहीं बल्कि गुड्स का एंड यूज सर्विस देने के लिए कह रही होगी, तो उस केस में आप इंफॉर्मेशन में बताएंगे नेचर ऑफ आउटपुट सर्विस। मेरे इलस्ट्रेशन में मैंने एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स का यूज किया है, तो अकॉर्डिंगली हमारा फोकस चलेगा गुड्स प्रोड्यूस एंड प्रोसेस अंडरटेकन। तो आई एम रिपीटिंग, इंपोर्टर इंपोर्ट को मटेरियलाइज करने से पहले इंफॉर्मेशन इन 2 सेट जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को देगा, जिसमें वो बता रहे हैं नेम एंड एड्रेस अपना, गुड्स जो वो इंपोर्ट कर रहा है उनका नेचर एंड डिस्क्रिप्शन, एंड उनसे वो क्या बनाएगा एंड किस प्रोसेस से बनाएगा, ये जानकारी वो इस इंफॉर्मेशन में देगा इन डुप्लीकेट। ये जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर क्या करेगा इस डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन का? तो एक सेट वो अपने पास रिटेन रखेगा बेटा, और एक सेट जो होगा वो कस्टम स्टेशन का जो ऑफिसर है, जो कस्टम पोर्ट वाला बेसिकली ऑफिसर है, उसको जो होगा वो फॉरवर्ड कर देगा। दोबारा दोहराते हैं, जो पर्सन गुड्स का इंपोर्ट करना चाहता है उसको क्या करना है? स्टेप नंबर 1 पर जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है जी। एंड साथ ही में उसे एक बॉन्ड भी देना है, साथ ही में उसे एक बॉन्ड भी देना है। बॉन्ड किस बात का? बॉन्ड में बेसिकली वो अंडरटेकिंग ले रहा होगा, ऑब्लिगेशन ले रहा होगा कि इन गुड्स को आप पोर्ट से कस्टम फ्री क्लियरेंस अलाउ कराना, और मैं ऑब्लिगेशन ले रहा हूं इस बात का कि मैं उसको एंड यूज बेस्ड एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन जो बोल रही है मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए यूज करना है, उसी पर्पस के लिए यूज करूंगा, और नहीं करूंगा तो आप बॉन्ड इन्वोक करके मुझसे जो है जो ड्यूटी बेनिफिट एग्जाम्पशन का मैंने लिया होगा वो विद इंटरेस्ट जो होगा वो रिकवर कर सकते हैं। तो इस बात के लिए आप उसे बॉन्ड दे देंगे। अब जब आपने जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इंफॉर्मेशन दे दी और बॉन्ड देगी, तो बेसिकली आप समझ रहे हो वो सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो होगा आप डिफॉल्ट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मेरे पास बॉन्ड है। आर यू ओके विद दिस? चलिए नेक्स्ट एडिशन इस बात का समझिएगा। उन्होंने बोला अब इंपोर्टर ये तुमने इंफॉर्मेशन जो दी है ये किसको दी है? अपनी प्रीमाइसिस के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को। इसी की एक कॉपी जो है, इसी की एक कॉपी जो है वो एसीडीसी ऑफ कस्टम स्टेशन को भी आप दे देना। उसको क्यों दे देना? ताकि वो भी निश्चिंत हो जाए इस बात को लेकर के कि हाँ आपने अपनी प्रीमाइस के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड बॉन्ड का ऑब्लिगेशन दे दिया है। अब वो निश्चिंत होकर के आपको ये गुड्स जो होगा वो ड्यूटी फ्री अलाउ कर सकता है, ठीक है जी। तो इंपोर्टर के 2 काम, प्रीमाइस के जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को इंफॉर्मेशन देना विद बॉन्ड, एंड उस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी साथ में कस्टम स्टेशन के एसीडीसी को देना। और इधर से जब 2 कॉपी इसके पास आई तो स्टेप नंबर 2 में इसने जो था बेटा उस एसीडीसी को एक कॉपी दे दी। अब ये जो कस्टम स्टेशन का एसीडीसी होगा, देखो इसके पास 2 कॉपी आ गई। एक इंपोर्टर ने उसे दी जिसमें इंपोर्टर कह रहा था जी ऐसे ऐसे मैं गुड्स ले जाऊंगा, मैंने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, और उधर से जुरिस्डिक्शनल इंफॉर्मेशन ने भी कॉपी भेज करके इसे क्रॉस कंफर्म दे दिया कि इस व्यक्ति से हमारे पास इंफॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्ड आ गया, तो आप टेंशन मत लो, कस्टम ड्यूटी डिफॉल्ट में नहीं रहेगी, होगा तो बॉन्ड है हमारे पास, आप इसको कंसेशनल रेट पर जो है वो अलाउंस कर दो।
तो जब ये 2 स्टेप पूरे हो जाएंगे तो इसके बाद थर्ड स्टेप पर क्या होगा, अब आप गुड्स अपना इंपोर्ट करेंगे। कस्टम स्टेशन से जब आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो अब उसकी क्लियरेंस जो होगी वो आपको एग्जम्पशन बेनिफिट लेते हुए जो होगी वो दे दी जाएगी। एग्जम्पशन अब आपको अलाउ की जाएगी, आपको क्लियरेंस कंसेशनल रेट पर दे दी जाएगी। और आपके केस में कंसेशनल रेट क्या बन रही है, निल, क्योंकि एग्जम्पशन क्या थी, फुल। अगर एग्जम्पशन पार्शियल होती, 30% की रेट थी और एग्जम्पशन ने 40% बोला होता, तो फिर आपको जो होता 60% मतलब 18% की कंसेशनल रेट पर अलाउ किया जाता। यहां फुल थी तो आपको निल कंसेशनल रेट पर यह क्लियरेंस अलाउ कर दी जाएगी। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। फिर उसके बाद अगला पॉइंट जो प्रोसीजर का है वो ये है बेटा, अब आप कस्टम स्टेशन से इन गुड्स को ड्यूटी फ्री क्लियर करा लाए, कंसेशनल रेट निल आपके केस में आप ले आए। अब आप इनको कहां लेकर के आओगे, अपनी प्रीमाइसेस में, जहां पर आपको इन्हें मैन्युफैक्चर के पर्पस के लिए जो है वो यूज करना है। तो ये गुड्स पहुंच गए आपके प्रीमाइस में। अब वो कहते हैं जब गुड्स आप अपने प्रीमाइस में ले आओगे तो फिर आपको एक ऑब्लिगेशन पूरा करना है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, रूल नंबर 6। अब ये कहता है 6 सब रूल 1 कहता है जैसे ही गुड्स आप अपनी प्रीमाइस में रिसीव कर लोगे तो आपको गुड्स का अराइवल इंफॉर्मेशन जो होगा वो जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को जो होगा वो देना पड़ेगा विद इन 2 वर्किंग डेज। ऊपर क्या बताया था, एक्चुअल इंपोर्ट करने से पहले का फॉर्मेलिटी था। अब इसके बाद एक्चुअल इंपोर्ट हो गया, आपको कस्टम क्लियरेंस भी कंसेशनल रेट पर दे दी गई बिकॉज आपने बॉन्ड दे दिया था। अब वो क्या कह रहे हैं, जब गुड्स आपकी प्रीमाइस में पहुंच जाए तो इंफॉर्मेशन देना कि हां गुड्स अब आपने रिसीव कर लिए हैं। रूल 6 सब रूल 1। 6 सब रूल 2 ये कहता है अब इनके प्रॉपर स्टॉक अकाउंट जो होंगे वो मेंटेन करने आपको पड़ेंगे, जिस स्टॉक अकाउंट को जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर के द्वारा अगर जरूरत महसूस होती है तो इंस्पेक्ट किया जा रहा है। रूल 6 सब रूल 3 ये कहता है अब इन गुड्स को लाने के बाद आप इसको मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने में यूज करेंगे। तो ये जो यूसेज होगा दैट विल टेक प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप बाहर से अच्छा खासा फैब्रिक ले आए हो, अब आप इसे मिलिट्री यूनिफॉर्म में यूज करोगे। अब ये एक बार में तो यूज होगा नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा। तो आप क्या करेंगे, पीरियोडिक बेसिस पर जुरिसडिक्शनल कस्टम ऑफिसर को जो होगा एक रिटर्न सबमिट करेंगे जिसमें आप ब्यौरा देते रहेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इतनी क्वांटिटी जो मैंने रिसीव करी थी उसमें से इतनी यूज हो गई और अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो इतना बचा हुआ है। तो इंफॉर्मेशन में आप बेसिकली अपना यूटिलाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है वो उसे इंफॉर्म करेंगे। और ये जो आपको रिटर्न सबमिट करनी होगी ये आपको क्वार्टरली बेसिस पर करनी होगी। क्वार्टर खत्म होने के बाद 10 दिनों के अंदर आप जो होगा ये रिटर्न सबमिट करेंगे। सबमिशन ऑफ क्वार्टरली रिटर्न बाय 10th। ठीक है जी, कब तक करते रहोगे रिटर्न, जब तक कि जो टोटल क्वांटिटी आपने इंपोर्ट करी है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो जाती। आपको जो होगा हर पीरियोडिक बेसिस पर ये यूटिलाइजेशन का ब्यौरा जो होगा वो देना पड़ेगा। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, एंड पॉइंट। अब मान लीजिए आप जो लाए थे गुड्स आपने उसका एंड यूज जो भी था ये मिलिट्री यूनिफॉर्म वाला कर लिया, तो जो आपकी आखिरी रिटर्न होगी जब एंड यूज कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके साथ अपना ऑफिसर को रिक्वेस्ट दे देना जी पर्पस पूरा हो गया है, गुड्स इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज हो गए हैं, मेरा बॉन्ड मुझे कैंसिल करके वापस दे दो। एंड वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन आपका बॉन्ड कैंसिल करके आपको वापसी दे देगा। फिर उसके बाद रूल ने एक स्पेशल इशू डिस्कस किया। उसने बोला मान लीजिए कोई कंसर्न इंपोर्टर इस सेट ऑफ प्रोसीजर को फॉलो करके जो है गुड्स को इंपोर्ट कर लेता है, गुड्स को वो अपनी प्रीमाइसेस में भी ले आता है, कंटेनर्स के कंटेनर्स से गुड्स कंसाइनमेंट आ गया इसके पास। अब इसके बाद जब वो उसे यूज करता है तो उसे पता चलता है कि इसमें से कुछ गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, कुछ गुड्स जो हैं वो डिफेक्टिव है। तो अब वो डिफेक्टिव का क्या करे, तो डिफेक्टिव है तो क्या वो अपने सप्लायर को वापस भेजेगा? यस बेटा, वो अपने सप्लायर को बोलेगा भाई आपने डिफेक्टिव कंसाइनमेंट भेजा है तो मैं आपको वापसी भेजता हूं। अच्छा, इन केस गुड्स डिफेक्टिव निकले और वो अपने सप्लायर को ये कंसाइनमेंट वापसी भेजता है तो उसे साथ में एक बात सोचनी पड़ती है, मैंने तो इस गुड्स को इंपोर्ट करते टाइम ऑफिसर को बॉन्ड में ये कहा था कि मैं इसके लिए यूज करूंगा, लेकिन मैं तो वापस भेज रहा हूं, क्या मेरे ऊपर अब कोई एक्शन कर देगा ऑफिसर? लॉजिकली बताओ क्या एक्शन होना चाहिए? डिफेक्टिव थे तो आप यूज तो करोगे नहीं, डेफिनेटली डिफेक्टिव गुड्स को आप वापस ही भेजोगे। जो गुड्स इंपोर्ट हुए तो वो आपने वापसी भेज दिए, तो लॉजिकली एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली रूल्स ने लिखा कि अगर कोई भी कंसर्न इंपोर्टर बॉन्ड के अंदर गुड्स को इंपोर्ट कर लेता है
तो अगर डिफेक्टिव हैं तो डिफेक्टिव थोड़ी ना यूज करने हैं, तो डिफेक्टिव गुड्स को आप री एक्सपोर्ट मतलब वापसी भेज सकते हैं। आपके अगेंस्ट जो होगा वो कोई एक्शन जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। डिफेक्टिव गुड्स को जो है आप वापस भेज सकते हैं, आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। दूसरी साथ में उन्होंने एक पॉसिबिलिटी ये बोली, मान लीजिए आप गुड्स ले आए, आप मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाना भी चाहते थे, कुछ आपने बना भी ली, लेकिन मान लीजिए इस मिलिट्री यूनिफॉर्म की डिमांड अचानक से जो है वो खत्म हो जाती है। अब अगर खत्म हो जाती है तो आप इस इंपोर्टेड फैब्रिक को यूज नहीं कर पा रहे हो। अब आपने अपने सप्लायर को बोला जी भाई साहब ये गुड्स बच गए हैं, क्या आप वापसी ले लोगे? लेट्स वो सप्लायर वापस लेने को तैयार है, पर आपके मन में फिर वही संदेह आता है, मैंने यूज नहीं किया, मैंने सप्लायर को वापस भेजने हैं, क्या मेरे अगेंस्ट बॉन्ड में कोई एक्शन होगा? तो बेटा उन्होंने यहां पर भी आपको रिलैक्सेशन दी और रूल्स में ये प्रोवाइड किया गया जी डिफेक्टिव है वापस भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्शन नहीं लेंगे। सरप्लस क्वांटिटी बच रही है, अनयूटिलाइज जा रही है, वापसी भेज दो, हम कोई जो होगा वो एक्शन नहीं लेंगे। मतलब डिफेक्टिव है तो भी वापसी भेज दो, एक्शन कोई नहीं बनेगा। सरप्लस बच रहा है तो भी वापसी भेज दो, कोई एक्शन जो होगा वो नहीं लिया जाएगा। बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप वापसी भेजेंगे वो विद इन 6 मंथ्स हो जाना चाहिए। हम ये नहीं कि आपको कोई भी टाइम पीरियड दे देंगे, विद इन 6 मंथ जो होगा वो आपको ये वापसी भेज देना है। एंड फर्दर वापसी भेजते टाइम आप जो होगा वो अपने जुरिसडिक्शनल एसीडीसी की परमिशन ले लेना, मतलब उसको बता देना जी ये सिचुएशन है, इस वजह से मैं वापसी भेज रहा हूं। आर यू ओके विद दिस? सर अगर जिससे मैंने खरीदे थे वो इसे वापसी लेने से मना कर दे, मान लीजिए उसने तो कह दिया मैंने माल दे दिया तो दे दिया, अब डिफेक्टिव है तुम जानो, सरप्लस बच रहा है तुम जानो, मैं वापसी नहीं लूंगा। अब उस केस में क्या करूं, मैं यूज तो कर नहीं पाऊंगा। क्या अगर मुझे यहां कपड़े का कोई बायर मिल रहा है तो मैं इस कपड़े को किसी बायर को भेज दूं? तो बेटा वो कहते हैं आप अगर इंडिया में बेचना चाहते हो तो आपको इंडिया में भी बेचने की इजाजत है, लेकिन उस केस में आपने जो इंपोर्ट ड्यूटी का बेनिफिट लिया था, मतलब जो आपने पे नहीं करी थी, वो ड्यूटी अब आपको विद इंटरेस्ट जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। बाहर से माल आया था, अगर बाहर ही वापसी भेज दिया जाएगा तो कोई ड्यूटी नहीं है, परमिशन लो भेज दो। और अगर इंडिया में बेचोगे तो फिर जो ड्यूटी बेनिफिट लिया था वो आपको विद इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। ये बात लिखी हुई है बेटा रूल नंबर 7 में, पॉइंट नंबर 5 में मैंने मेंशन किया। इफ अ पर्सन फेल्स टू यूटिलाइज गुड्स, अगर वो उन गुड्स को यूज नहीं कर पाता है, क्यों? ईदर गुड्स आर डिफेक्टिव या सरप्लस है, इस वजह से देन उसको 2 ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। रूल नंबर 7 उसे 2 ऑप्शन देता है, वो कहता है जी विद इन 6 मंथ्स विद द परमिशन ऑफ जुरिसडिक्शनल एसीडीसी, आप इन 2 में से कोई एक काम जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं। नंबर 1 आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं, नंबर 2 आप इंडिया में भेज सकते हैं। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बस कि अगर आप री एक्सपोर्ट करेंगे, वापसी भेज देंगे, तो फिर इंपोर्ट ड्यूटी आपसे नहीं ली जाएगी। और री एक्सपोर्ट में एक स्पेशल बात अलग से ध्यान रखनी है, री एक्सपोर्ट आपको तभी अलाउ किया जाएगा अगर इन गुड्स की एक्सपोर्ट वैल्यू जो है वो इन गुड्स की इंपोर्ट वैल्यू के बराबर या ज्यादा हो। री एक्सपोर्ट हम आपको तभी अलाउ करेंगे अगर इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू, वो जो इंपोर्ट वैल्यू है उसके बराबर या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। क्यों बेटा? अगर आपने गुड्स इंपोर्ट किए थे महंगे, अब आप इसे बाहर भेज रहे हो लेकिन कम वैल्यू पर किसी को दे रहे हो, तो फिर गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो वैल्यू के हिसाब से ड्यूटी नहीं ली थी, तो इसलिए उन्होंने री एक्सपोर्ट पर यह रेस्ट्रिक्शन लगाई है। इंडिया में अगर आप बेचोगे तो इंडिया में आप किसी भी प्राइस पर बेचो, हमें मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जो बेच रहे हो हम उस पर कुछ नहीं लेने वाले, हम तो जो आपने ड्यूटी नहीं दी थी क्लियरेंस के टाइम पर, वो ड्यूटी जो होगी विद इंटरेस्ट आपसे डिमांड करने वाले हैं। तो सेल इनटू इंडिया होगी तो आपको डिफरेंशियल इंपोर्ट ड्यूटी अलोंग विद द इंटरेस्ट जो होगी वो पे करनी पड़ेगी। अब ये डिफरेंशियल इंपोर्ट ड्यूटी वर्ड क्यों लिखा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं लिखा? बेटा अगर इंपोर्ट ड्यूटी थी 30%, पार्शियल एग्जम्पशन की वजह से आपको 12% नहीं देनी पड़ी, आपने 18% दी। पार्शियल एग्जम्पशन भी हो सकती है ना, तो 30% थी, एग्जम्पशन की वजह से 12% नहीं देनी पड़ी, आपने 18% दी। बाद में गुड्स यूज नहीं हो पाए और आप इंडिया में बेच रहे हो, तो आपसे जो 12% नहीं दी गई थी वही तो ली जाएगी। और इन केस फुल एग्जम्पशन थी तो आपने 30 का 30% नहीं दिया था, तो इस केस में डिफरेंशियल ड्यूटी का मतलब अपने आप में 30% होगा। वो 30% की ड्यूटी जो आपने नहीं दी थी वो विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम जो होगा वो ले लिया जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट को लेकर के ध्यान में रखना, जीएसटी में इंटरेस्ट रेट आपकी अलग होती है 18%, हम क्या पढ़ रहे हैं कस्टम, तो यहां जो इंटरेस्ट रेट रहेगी दैट इज 15% पर एनम। कंफ्यूज मत होना कि सर 18 क्यों नहीं बोला। आर यू ओके विद दिस? इस रूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है
आपको उन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, बट डेफिनेटली विद अ टाइम होराइजन 6 मंथ्स की विंडो दी है। 6 मंथ के अंदर स्ट्रिक्टली आपको ये काम करना होगा। अगर 6 मंथ्स के अंदर ये काम नहीं करते हो तो फिर ये जो रिलैक्सेशन दी जा रही है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने गुड्स का इंपोर्ट किया और 2 साल बाद आप आके खड़े हो गए, जी ये गुड्स नहीं बिक रहे, अब बताओ जी मैं नहीं यूज कर पा रहा, अब बताओ मैं क्या करूं। फिर कोई आपको रूल में रिलैक्सेशन नहीं है। उस केस में फिर वो जो भी गुड्स है उसे अपने पास ही रखो, एज एंड व्हेन वो यूज हो सकते होंगे वो उसे यूज करो। और अगर आप उसे यूज नहीं करोगे और ऑफिसर को पता चलेगा तो ऑफिसर जो होगा वो बॉन्ड इन्वोक करके आपसे जो होगा ड्यूटी विद इंटरेस्ट रिकवर कर लेगा। तो दिस इज योर लास्ट पॉइंट, 6 पॉइंट। रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 ने क्या बोला, देखो, इफ द गुड्स आर नॉट यूटिलाइज एज पर बॉन्ड, बॉन्ड में जो पर्पस बोला गया था उसके लिए आप यूज नहीं करते हैं, नीदर दे आर री एक्सपोर्टेड और क्लियर्ड इनटू इंडिया एज पर रूल्स, और ना ही आपने उनका री एक्सपोर्ट या इंडिया की क्लियरेंस विद इन 6 मंथ्स वाली जो आपको बोली थी वो आपने करी, देन जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर विल टेक एक्शन बाय इन्वोकिंग द बॉन्ड। तो फिर वो बॉन्ड इन्वोक करके आपके अगेंस्ट ड्यूटी रिकवरी का एक्शन जो है वो ले सकता है। ये सब आपने रेगुलर क्लास में भी पहले पढ़ रखा था, ये सब आपको रिवाइज कराया गया है। अब इस रूल में जो अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट बेटा हुई है रूल 8A, न्यू इंसर्ट किया गया है। रूल 8A जो है वो न्यू इंसर्ट किया गया है, और रूल 8A जो है वो ये बोलता है कि ऐसे केसेस में जहां आप यूटिलाइज नहीं करते हैं, मतलब एग्जम्पशन का कंप्लायंस आपके एंड पर नहीं होता है, तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी भी जो है वो लगाई जा सकती है अप टू ₹2 लाख। दिस इज द अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट जो की हुई है वो ये है बेटा। पहले रूल्स जो थे वो पेनल्टी के बारे में कुछ भी नहीं कहते थे, वो सिर्फ ये कहते थे यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, री एक्सपोर्ट और सेल्स वाली कहानी भी नहीं हुई, तो आपसे बॉन्ड से वो ड्यूटी विद इंटरेस्ट रिकवर की जाएगी बॉन्ड इन्वोक करके। अब इन्होंने स्पेसिफिकली ये लिख दिया है, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑफिसर आपके ऊपर पेनल्टी अप टू ₹2 लाख जो है वो भी लेवी कर सकता है। तो आज की डेट पे प्लीज ध्यान में रखिएगा, जो इंपोर्टर है उसको सिंपल एक मैसेज दे रही है गवर्नमेंट, एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन अगर ले रहे हो तो मेक श्योर कि एंड यूज के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं, नहीं करोगे तो फिर पीनल लायबिलिटी आपके ऊपर अट्रैक्ट हो जाएगी। वेरी सिंपल अमेंडमेंट, आई डोंट थिंक सो इसमें आपको कुछ स्पेसिफिकली मेहनत करने की जरूरत है। तो ये हो गई अमेंडमेंट नंबर 1 जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है। अब दूसरी अमेंडमेंट सुनो, जो मेजर अमेंडमेंट है वो सुनो। अब मान लीजिए बेटा ये जो पर्सन है ये कहता है जी ठीक है मैं फैब्रिक का इंपोर्ट करना चाहता हूं और मैं इस एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन का बेनिफिट जो है वो लेना चाहता हूं। ध्यान से सुनना बेटा, अच्छी अमेंडमेंट है जो अब मैं आपको बताऊंगा। अब बेटा है क्या, अब ये एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन क्या कह रही थी कि ये जो गुड्स होंगे ये एग्जेम्प्ट कर दिए गए, फुली एग्जेम्प्ट। कंडीशन क्या है कि आपको इसे ये जो हमने मिलिट्री यूनिफॉर्म बताई है एंड यूज गुड्स बनाया, आपको इस गुड्स के मैन्युफैक्चर के लिए इसे यूज करना पड़ेगा। अब बेटा ये पर्सन फैब्रिक का इंपोर्ट कर रहा है तो ये है इंपोर्टर। एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन के हिसाब से इसको मिलिट्री यूनिफॉर्म मैन्युफैक्चर करने के लिए इसे यूज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ही इज द इंपोर्टर, ही इज अवेलिंग द एग्जम्पशन, तो एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन उसे जो होगा वो फुलफिल करना पड़ेगा। अब था क्या बेटा, अब ये जो इंपोर्टर है वो ये कहता है जी वैसे तो ये मिलिट्री यूनिफॉर्म मैं अपनी प्रेमाइस में ही बनाऊंगा, लेकिन इस मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने का में जो प्रोसेस रहता है, कपड़े से मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहता है, उस प्रोसेस का एक पर्टिकुलर पार्ट मैं अपनी प्रेमाइस में नहीं करूंगा, मैं जॉब वर्कर से कराऊंगा। सुनिएगा जरा ध्यान से। तो मैन्युफैक्चर जो है वो ये आदमी कह रहा है कि जी वैसे तो इस मिलिट्री यूनिफॉर्म को मैं ही बनाऊंगा, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक पर्टिकुलर प्रोसेस जो इन्वॉल्व रहता है उसकी फैसिलिटी हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में नहीं है, वो हम जो है वो बाहर से ही बनवाते हैं। कोई हमारा मिस्टर एक्स है, जॉब वर्कर है, हम उससे जो है वो काम करवाते हैं। तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, पहले क्या था, गुड्स अगर एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन में कवर होते थे तो आपको सारी प्रोसेसिंग खुद करनी पड़ती थी, बिकॉज आप ये कह रहे थे मैं यूज करूंगा।
आप जॉब वर्क बेस्ड कोई भी एक्टिविटी जो थी वो नहीं करा सकते थे, जॉब वर्क बेस्ड कोई भी एक्टिविटी नहीं करा सकते थे। और इन लोगों ने गवर्नमेंट को काफी लंबे टाइम से रिप्रेजेंटेशन दे रखी थी कि भाई साहब जनरली हम सारी फैसिलिटी अपने यहां क्रिएट नहीं करते, माइनर प्रोसेस जो होते हैं वो हम बाहर से करा लेते हैं, हमें सस्ता भी पड़ता है, हमारी हेडेक भी कम होती है और हमें सस्ता भी पड़ता है बाहर से। तो अगर हम जॉब वर्क पर बाहर से कराते भी हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम है? हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं, हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि हाँ बनाएंगे, आपको इसका पूरा डिटेल देंगे कि क्या कपड़ा आया, कैसे, कितनी मिलिट्री यूनिफॉर्म बनी। आप घबरा क्यों रहे हैं? कोई गलती हो जाए तो सजा आप देना, बॉन्ड है ही आपके पास, बट हमें बाहर जॉब वर्क के प्रोसेसिंग के लिए भेजना जो है वो अलाउ करो। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, क्या प्रैक्टिकली कंसीडरिंग द सिनेरियो कि कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अगर सेटअप करता है तो जनरली छोटे मोटे प्रोसेस बाहर कराता है, कंसीडरिंग दिस प्रैक्टिकल सिनेरियो क्या जॉब वर्क के लिए भेजा जाना अलाउड होना चाहिए? यस, प्रैक्टिकल एंगल से अगर आप बात करोगे तो अलाउड होना चाहिए, पर इस नोटिफिकेशन में नहीं होता था। तो अब रिप्रेजेंटेशन बेस्ड उन्होंने नोटिफिकेशन को अमेंड कर दिया है और उन्होंने स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया है जी आप इंपोर्ट करने के बाद गुड्स को जॉब वर्क के पर्पस के लिए बाहर भी भेज सकते हो। और जब बेटा उन्होंने ये अलाउ किया तो साथ में उसका एक कोरेस्पॉन्डिंग रूल भी बना दिया, जॉब वर्क के पर्पस के लिए भेजोगे तो आपको क्या प्रोसीजर भेजने के लिए, इन गुड्स वापसी रिसीव करने के लिए जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। एक एडिशनल जब आपको फैसिलिटी उन्होंने अलाउ करी तो साथ में उसका कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी बना दिया, भेजते टाइम ये प्रोसीजर फॉलो करना, वापसी ऐसे ऐसे रिसीव कर लेना। वो एक नया रूल जो था वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। आर यू ओके विद दिस? और साथ में उन्होंने क्लियर कट बोल दिया जी आपके कहने पर हम आपको ये फैसिलिटी अलाउड तो कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है जिम्मेवारी पूरी आपकी रहेगी, बिकॉज बॉन्ड आप दे रहे हैं। जॉब वर्कर से हम बात नहीं करेंगे, अगर यूज वूज नहीं हुआ तो आपको जॉब वर्कर की गलती थी, हमें मतलब नहीं, हम तो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, बिकॉज बॉन्ड किसने दिया? आपने, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। आर यू ओके विद दिस? अब जॉब वर्कर जो है, क्या जॉब वर्कर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी? नहीं, उन्होंने कहा जी जॉब वर्कर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, गुड्स वो यूज कर रहा है तो उसे भी प्रॉपर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो जॉब वर्कर के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। जॉब वर्कर से ये जो ड्यूटी बेनिफिट है वो नहीं लिया जाएगा, ड्यूटी बेनिफिट वो तो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसने बॉन्ड में कहा है, लेकिन जॉब वर्कर को भी कुछ कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, नहीं करेगा तो उसके ऊपर पेनल्टी जो है वो लगाई जा सकेगी। आर यू ओके विद दिस? दूसरी बात सुनो, अब इंपोर्टर ने बोला जी अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं आपसे ये कहूं कपड़ा मैं इंपोर्ट कर रहा हूं, बॉन्ड मैं दे रहा हूं, मेरी पूरी जिम्मेवारी होगी, यूज नहीं हुआ तो मुझसे ड्यूटी विद रिटर्न्स लेना, आप बस मुझे एक एडिशनल बात और बताओ कि क्या आप मुझे ये भी अलाउ कर दोगे कि मैं कपड़ा इंपोर्ट कर लूं, गिविंग बॉन्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर कपड़े से मैं मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाने के लिए कोई भी प्रोसेसिंग ना करूं, मैं टोटल काम आउटसोर्स कर दूं। देखो अभी थोड़ी देर पहले क्या मैं बोल रहा था कि मैं कपड़े से मिलिट्री यूनिफॉर्म बनाता हूं, बीच का कोई छोटा मोटा प्रोसेस आउटसोर्स कर देता हूं। अब ये इंपोर्टर कह रहा है जी छोटा मोटा प्रोसेस नहीं, मैं पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स कर देता हूं, मैं सिर्फ कपड़ा इंपोर्ट करूंगा, यूज बाहर किसी जॉब वर्कर से करवाऊंगा और मिलिट्री यूनिफॉर्म बनवा लूंगा, जिम्मेवारी में लेने को तैयार हूं, बॉन्ड में देने को तैयार हूं, क्या आप मुझे ये वाला काम भी अलाउ करेंगे? तो बेटा इस रूल ने इस बात में भी रिलैक्सेशन दे दी और उन्होंने बोला जी आप जॉब वर्क पर भेज सकते हो, चाहे आप जॉब वर्क से कोई छोटा मोटा काम करवाना चाहते हो या आप उससे कंप्लीट प्रोसेस कराना चाहते हो, दोनों केसेस में जो होगा आपको ये भेजा जाना जो है वो अलाउड रहेगा, दोनों केसेस में आप इसको जो होगा वो भेज सकते हो। तो आप इस प्रोसेस में से कोई पर्टिकुलर प्रोसेस कराना चाहते हो या आप कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग ही जॉब वर्कर से बाहर करवाना चाहते हो, दोनों ही केसेस में उन्होंने जो है आपको अलाउ कर दिया है, सब्जेक्ट टू द एडिशनल कंप्लायंसेस जो भी उन्होंने क्रिएट किया है। हाँ, लेकिन उन्होंने बेटा कुछ सेंसिटिव गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको ये फैसिलिटी अलाउ नहीं करी है, कुछ सेंसिटिव गुड्स जैसे गोल्ड ज्वेलरीज एंड आर्टिकल्स वगैरह, उनके रिस्पेक्ट में ये फैसिलिटी उन्होंने अलाउ नहीं करी है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। तो जॉब वर्क जो है वो अलाउ कर दिया गया है और जॉब वर्क में सिर्फ कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं, कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग भी अलाउड रहेगी। और बेटा जॉब वर्क की उन्होंने डेफिनेशन भी रूल नंबर 3 में दी है, एक बार के लिए मैं आपको पढ़ा देता हूं, आएंगे पेज नंबर 108 पर, जॉब वर्क की एक बार डेफिनेशन पढ़िएगा। जॉब वर्क रूल नंबर 3,
अच्छा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, वैसे नॉर्मली डेफिनेशन जो होती है वो रूल नंबर 2 में होती है, बट क्योंकि इस सेट ऑफ रूल ने रूल नंबर 2 में तो एग्जम्पशन की एप्लीकेबिलिटी को क्लैरिफाई किया था, तो यहां जो डेफिनेशन है वो रूल नंबर 3 में है। अब जॉब वर्क की डेफिनेशन देखो। जॉब वर्क मींस, जॉब वर्क का मतलब ये होगा क्या, एनी ट्रीटमेंट प्रोसेस, इसको अलग से कर लेना, या मैन्युफैक्चर। जॉब वर्क में क्या कर दिया, कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या प्रोसेस बाहर से करा रहे हो वो भी डाल दिया, आप कंप्लीट मैन्युफैक्चर बाहर से करा रहे हो वो भी डाल दिया। जॉब वर्क का मतलब होगा एनी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट और प्रोसेस और मैन्युफैक्चर कंसिस्टेंट विद द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन अंडरटेकन बाय अ पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू द इंपोर्टर। इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति ये है, गुड्स उसने इंपोर्ट किए हैं, उसने खरीदे हैं, पर वो एक पर्टिकुलर प्रोसेस किसी दूसरे से करा रहा है या कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे से करा रहा है, तो ये जो है ये ट्रीटमेंट या मैन्युफैक्चर जो कोई आदमी इंपोर्टर के बिहाफ पर करेगा तो वो आदमी क्या कर रहा है, जॉब वर्क। ठीक है, और मैंने आपको बोला कुछ सेंसिटिव गुड्स को उन्होंने जॉब वर्क के दायरे में नहीं लिखा, इस वजह से यहां आपको क्या नजर आएगा, एक्सेप्ट ज्वेलरी एंड आर्टिकल्स देयर ऑफ एंड अदर प्रीशियस मेटल और स्टोन। तो गुड्स बिलोंगिंग टू इंपोर्टर उस पर आप प्रोसेस करा सकते हो, पर अगर आपके वो गुड्स जो हैं वो आपके ये गोल्ड, ज्वेलरी, आर्टिकल्स एंड अदर प्रीशियस मेटल स्टोन है, तो इनके रिलेशन में ये जॉब वर्क वाली फैसिलिटी नहीं दी गई है। दीज आर क्वाइट सेंसिटिव गुड्स, तो यहां पर वो फैसिलिटी नहीं दी गई है। आर यू ओके विद दिस? एंड द टर्म जॉब वर्कर शैल बी कंस्ट्रूड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये एक्टिविटी जॉब वर्क है, ये है इंपोर्टर के गुड्स, और ये पर्सन जब दूसरे के गुड्स पर कोई ट्रीटमेंट या कंप्लीट मैन्युफैक्चर कर रहा है तो ये एक्टिविटी क्या है, जॉब वर्क, और करने वाले व्यक्ति को अकॉर्डिंगली आप क्या बुलाएंगे, जॉब वर्कर। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। चलिए, अब जॉब वर्क अगर कराया जाएगा तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे एडिशनल, वो आपको समझना है। उसमें एक पॉइंट तो बेटा आप यहां पर ध्यान में रखेंगे, इन केस आप क्लियर हैं कि गुड्स आप इंपोर्ट कराएंगे लेकिन प्रोसेस का कुछ हिस्सा या कंप्लीट प्रोसेस आउटसोर्स पर जॉब वर्क पर करेंगे, तो उस केस में जब आप इंपोर्ट से पहले सारी जिम्मेवारी लेंगे ये इंफॉर्मेशन और बॉन्ड दे करके, तो आपको ये ध्यान में रखना है इंफॉर्मेशन देते टाइम अब आपको सिर्फ अपना नाम और पता नहीं देना, अब आपको जो कंसर्न जॉब वर्कर होगा जिससे आप वो काम करवाना चाहते हैं उसका नाम और पता जो होगा वो भी देना पड़ेगा, उसका नाम और पता जो होगा वो भी आपको देना पड़ेगा। सबसे पहला छोटा सा चेंज तो ये होगा कि अगर जॉब वर्क इन्वॉल्व है, आप मंगा रहे हैं लेकिन बाहर से कराएंगे, तो आप जो इंफॉर्मेशन देंगे तो उसमें बताएंगे जी इंपोर्ट मैं कर रहा हूं लेकिन मैं इस जॉब वर्कर से पर्टिकुलर एक्टिविटी या कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कराऊंगा। आर यू ओके विद दिस? ये एक चेंज, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारा प्रोसेस सेम रहेगा। ये सारे प्रोसेस से मेरा मतलब क्या होगा, आपने इंफॉर्मेशन दी गिविंग डिटेल्स ऑफ द जॉब वर्कर आल्सो, फिर आपने बॉन्ड एग्जीक्यूट करके दिया क्योंकि जिम्मेवारी आपकी रहेगी, फिर उसके बाद गुड्स आए, एग्जम्पशन बेनिफिट में वो क्लियर हो गए और आप उसे अपनी प्रीमाइस पर ले आए। अब सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, इन गुड्स को आप पार्ट ऑफ द प्रोसेस के लिए बाहर भेजेंगे या कंप्लीट उसके लिए बाहर भेजेंगे, तो जब भेजेंगे जॉब वर्क पर तो आपको जो एडिशनल काम करना है वो मैंने नेक्स्ट चार्ट एक क्रिएट कर दिया, ये चार्ट में वो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया। रूल 6 से न्यूली इंट्रोड्यूस, रूल 6 से न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया, जॉब वर्क इज अ न्यू फैसिलिटी इनकॉर्पोरेटेड इन द रूल्स, तो अकॉर्डिंगली ये नया रूल जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया, प्रोसीजर फॉर अलाउइंग इंपोर्टेड गुड्स फॉर जॉब वर्क। ठीक है जी, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये ध्यान में रखना कि जॉब वर्क क्या आप किसी भी गुड्स के रिस्पेक्ट में करा सकते हो, यस एक्सेप्ट द सेंसिटिव गुड्स, और वो उन्होंने क्या बताए थे, गोल्ड, गोल्ड ज्वेलरी, गोल्ड आर्टिकल्स, प्रीशियस मेटल एंड प्रीशियस स्टोन, इनके रिस्पेक्ट में जॉब वर्क नहीं होगा, उसके लिए तो आप ही को सब करना पड़ेगा, बट बाकी किसी भी गुड्स के लिए हो सकता है। मेरा एग्जांपल क्या था, कपड़ा आया मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए, क्या जॉब वर्क हो सकता है, आंसर इज यस। तो जॉब वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, चलो चार्ट देखो आप फटाफट से। ये रहा जी कंसर्न्ड इंपोर्टर और ये है कंसर्न्ड जॉब वर्कर। इंपोर्टर क्या कह रहा है जी, कपड़ा तो मैं इंपोर्ट करूंगा, मैंने सारा बॉन्ड वगैरह जिम्मेवारी ले ली है, लेकिन इस कपड़े से मिलिट्री यूनिफॉर्म मैं नहीं बनाऊंगा, मैं इसको कपड़े को एज इट इज जॉब वर्कर को भेज दूंगा और कंप्लीट मैन्युफैक्चर उसी से करवाऊंगा। ठीक है, और मैंने आपको क्लियर करा दिया एज पर द डेफिनेशन जॉब वर्क में आप कंप्लीट आउटसोर्सिंग भी कर सकते हो। अब ये आदमी ये जो काम करेगा कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का, ये दूसरे के गुड्स पर कर रहा है, ये क्या है, जॉब वर्क, और इस आदमी का नाम क्या है, जॉब वर्कर, एज डिफाइंड अंडर रूल 3। आर यू ओके? ठीक है, चलो
अब जॉब वर्क के लिए प्रोसीजर क्या रहेगा, तो प्रोसीजर रूल 6 से जो कहता है, चार्ट मैंने बना दिया। स्टेप नंबर 1, जॉब वर्क पर जब ये गुड्स भेजेगा तो इसको जो होगा, ये जो इसका जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर था, जिसका इसकी प्रीमाइस के ऊपर जुरिस्डिक्शन बनता था, ये जॉब वर्क पर अगर गुड्स भेजना चाहता है तो ये उसको एक इंटीमेशन जो होगा देगा। ये क्या देगा, उसको एक इंटीमेशन जो होगा वो देगा। इंटीमेशन किस बात का, इंटीमेशन कि मैं जॉब वर्क पर गुड्स जो है वो भेजना चाहता हूं। और इंटीमेशन अगेन 2 सेट ऑफ कॉपी दिया जाएगा। इस इंटीमेशन में आप क्या क्या डिटेल देंगे, देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द जॉब वर्कर, नेचर एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब वर्क टू बी कैरिड आउट ऑन द इंपोर्टेड गुड्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वांटिटी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स इंटेंडेड टू बी सेंट टू द जॉब वर्कर। बेसिक जानकारी है। तो आपने जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इंटीमेशन दे दी जब आप गुड्स जो है कोरस्पॉन्डिंगली भेजना चाहते हैं, एंड 2 कॉपी दी है, ध्यान में रखिएगा। अब जिस जॉब वर्कर के आप पास भेज रहे हो बेटा, जो जॉब वर्क की एक्टिविटी करेगा अपनी प्रीमाइस में, अब उसकी प्रीमाइस का जो कोरस्पॉन्डिंग जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा वो अलग होगा। तो वो जो कस्टम ऑफिसर होगा उसकी प्रीमाइस का, ये इंपोर्टर है और वो जॉब वर्कर है, तो इंपोर्टर अपने जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर को इंटीमेट कर रहा है 2 कॉपी में, और वो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर क्या करेगा, 1 कॉपी अपने पास रख करके 1 कॉपी उस इंटीमेशन की जो होगी वो जॉब वर्कर का जो कंसर्न कस्टम ऑफिसर होगा उसको दे देगा। क्यों कि भाई कस्टम ऑफिसर तुम्हारे अंदर जो जॉब वर्कर पढ़ रहा है वो बेसिकली एंड यूज करने वाला है, तो आप जो होगा थोड़ा निगरानी जो है वो रखिएगा। आर यू ओके? चलिए फिर 3rd स्टेप पर जब ये प्रोसीजर आपने फॉलो कर लिया, इंटीमेशन वाली कार्यवाही कर ली, तो अब आप क्या करेंगे, अब अपने गुड्स का डिस्पैच जो होगा वो जॉब वर्कर के पास करेंगे। और उन्होंने लिखा है जॉब वर्कर के पास आप कभी भी गुड्स भेजेंगे तो अंडर कवर ऑफ चालान भेजेंगे, डिस्पैच अंडर कवर ऑफ चालान। तो आपको ये रूल्स कहते हैं, जॉब वर्क का चालान बना लेना, उसमें क्या गुड्स भेज रहे हो और कितनी क्वांटिटी भेज रहे हो वो मेंशन करके जो है वो जॉब वर्कर के पास आप भेज देना। एक बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, जॉब वर्क की फैसिलिटी आपको अलाउ तो की गई है, बट साथ में आपको स्ट्रिक्टली ये बोला गया है जॉब वर्क कराने के बाद आपको विद इन 6 मंथ जो होगा वो गुड्स वापसी लाने हैं। मतलब आपके गुड्स बाहर जॉब वर्कर के पास मैक्सिमम 6 मंथ्स के पीरियड के लिए रह सकते हैं। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच गुड्स कैन बी सेंट फॉर जॉब वर्क 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ चालान। तो चालान की डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चालान जिस डेट का इशूड है वहां से 6 मंथ्स की टाइम लिमिटेशन है, एंड 6 मंथ्स इज क्वाइट अ सफिशिएंट पीरियड कि आप उतने पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन आपका कॉरेस्पॉन्डिंग जो होगा वो जॉब वर्क कंप्लीट करके दे देगा। अच्छा प्लीज ध्यान में रखिएगा, 6 मंथ्स इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट, देयर आर नो एक्सटेंशन प्रोविजंस। रूल्स में इस टाइम लिमिट के एक्सटेंशन के कोई प्रोविजन नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर जॉब वर्कर किसी वजह से नहीं बना पाया, उसके एंड पर कोई प्रॉब्लम हो गई, 6 मंथ्स में वो नहीं बना पाया, तो एक्सटेंशन के कोई प्रोविजन नहीं है। फिर एक्शन के लिए आप लायबल हो जाएंगे। तो दिस 6 मंथ्स टाइम लिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर। तो जॉब वर्क चालान के बेसिस पर गुड्स जो होंगे वो आगे भेजे जाएंगे। अब आ गए गुड्स जॉब वर्कर के पास, तो अब उन्होंने कंसर्न जॉब वर्कर के लिए कुछ ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रखे हैं कि भाई साहब आपके पास वो गुड्स आ गए हैं जिन पर कस्टम ड्यूटी नहीं ली गई है, बेनिफिट दिया गया है, तो आपको कुछ ऑब्लिगेशन पूरे करने हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करना है इनके। ऑन डिमांड प्रोड्यूस अकाउंट डिटेल्स बिफोर द जुरिस्डिक्शनल कस्टम ऑफिसर, अगर मांगे जाएंगे तो आपको वो अकाउंट दिखाने पड़ेंगे, डेफिनेटली है। एंड 3rd, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, जब जॉब वर्क आपका पूरा हो जाएगा तो आप प्रोसेस गुड्स जैसे इस कपड़े पर आपका जॉब वर्क पूरा हो गया, और जॉब वर्क क्या था, आपने मिलिट्री यूनिफॉर्म बना दी, तो प्रोसेस गुड्स क्या है, मिलिट्री यूनिफॉर्म। तो आप ये जो मिलिट्री यूनिफॉर्म होगी प्रोसेस गुड्स, ये इंपोर्टर को वापस भेजेंगे या अनदर जॉब वर्कर को भी भेज सकते हैं, अगर आपको ऐसा करने के लिए इंपोर्टर ने जो है वो डायरेक्ट किया है। सारा आपने निपटा दिया, वापसी भेज दो। अगर आपने भी कहा जी मैं सारा काम कर लूंगा, कुछ प्रोसेस आगे जॉब वर्कर से कराऊंगा, तो आप उसको भी जो है वो आगे भेज सकते हो। आर यू ओके विद दिस? और रूल ने लिखा हुआ है इन केस आप गुड्स को जो है वो आगे भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस चालान वगैरह जो होगा वो प्रॉपर साथ में इशू जो होगा वो कर देना। सर चालान नया क्रिएट करूं, चालान नया क्रिएट कर लो वो भी चल जाएगा, अगर आप अपने प्रिंसिपल
ये जो पर्सन था इसके चालान को एंडोर्स करके यूज करेंगे तो वो भी जो होगा वो चल जाएगा। आर यू ओके विद दिस? तो गुड्स आप वापसी से भेज रहे हैं या आगे जॉब वर्कर को एज डायरेक्टेड बाय द इंपोर्टर भेज रहे हैं, आपको चालान या तो नया क्रिएट करना है या फिर आप इंपोर्टर वाला चालान ही एंडोर्स करके जो होगा वो यूज करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई खास डिफिकल्टी है। हाँ, प्रैक्टिकली बड़ी सिग्निफिकेंट है कि इस नोटिफिकेशन का स्कोप देखो एक्सटेंड हो गया प्रैक्टिकल रियलिटीज को देखते हुए कि इंपोर्ट करने वाला खुद ही अपने एंड पर यूज करे, जरूरी नहीं है। अगर वो जिम्मेवारी ले रहा है, काम आउटसोर्स कर रहा है, तो भी इस वो प्रोसेस को आज की डेट में जो है वो फॉलो कर सकता है। रूल 6 से क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद अब उन्होंने क्लैरिफाई किया रूल्स में ही कि भाई साहब इंपोर्टर सुन लो, गुड्स आपने इंपोर्ट किए हैं, बॉन्ड आपने दिया है, तो जिम्मेवारी आपकी रहेगी। अगर यूटिलाइजेशन इंटेंडेड पर्पस के लिए नहीं पाया गया, डिफॉल्ट निकला, तो ड्यूटी विद इंटरेस्ट हम आप ही से लेंगे। ड्यूटी विद इंटरेस्ट जो होगा वो हम आप ही से लेंगे, क्योंकि बॉन्ड किसने दिया? आपने। तो यू आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप मत कहना डिफॉल्ट तो उसने किया है, आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। और ये याद रखना, ड्यूटी विद इंटरेस्ट आपसे लेंगे, और इसके अलावा गुड्स का यूज नहीं हुआ तो पेनल्टी भी लगेगी। और पेनल्टी की जहां तक बात है तो आप पर भी लगेगी और जॉब वर्कर पर भी लगेगी। पेनल्टी इंपोर्टर और जॉब वर्कर दोनों के ऊपर जो है वो रूल 8A के तहत जो है वो लगाई जा सकती है। तो देखिएगा, इंपोर्टर किन किन एक्शन के लिए लायबल बन सकता है और जॉब वर्कर किन किन एक्शन के लिए लायबल बन सकता है, चार्ट में मैंने लिंक कर दिए। इंपोर्टर रूल 8 सब रूल 2, बेटा ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस है। रूल 8 सब रूल 2 न्यूली इंट्रोड्यूस है, जो ये कहता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स, जॉब वर्क पर गुड्स गए इंटेंडेड पर्पस के लिए, लेकिन अगर यूज नहीं पाया गया, देन इंपोर्टर लायबल टू फेस एक्शन। डिफरेंशियल ड्यूटी जिसका बेनिफिट लिया गया था विद इंटरेस्ट 15% पर एनम, वो इससे जो होगी वो ली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद पेनल्टी के लिए रूल 8A, ये भी बेटा न्यूली इंट्रोड्यूस है, ये मैंने आपको बताई। रूल 8A जो नया इंट्रोड्यूस है उसने पेनल्टी के लिए दोनों पर बात करी है, इंपोर्टर एज वेल एज जॉब वर्कर। ठीक है जी, बॉन्ड इंपोर्टर ने दिया तो ड्यूटी विद इंटरेस्ट के लिए सिर्फ इंपोर्टर लायबल होगा, बट सो फार एज पेनल्टी इज कंसर्न, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस रूल्स, तो फिर पेनल्टी जो होगी वो दोनों के ऊपर अप टू ₹2 लाख जो है वो लगाई जा सकती है। आई होप प्रोसेस इज क्लियर। एंड तो जॉब वर्क का प्रोसीजर क्या होगा, रूल 6 से अंदर से रीडिंग आप कर लीजिएगा, चार्ट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मुझे नहीं लगता फर्दर रीडिंग की जरूरत है। और जॉब वर्क की चेन में अगर डिफॉल्ट हुआ तो एक्शन क्या क्या फेस करने पड़ेंगे, ड्यूटी विद इंटरेस्ट इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, रूल 8। रूल 8 में पेनल्टी लेकिन दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो है वो लगाई जा सकती है। चलिए जी, सेकेंड चार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इस सेट ऑफ रूल में एक और अमेंडमेंट हुई है, उसके लिए मैंने नेक्स्ट चार्ट बनाया है, थर्ड चार्ट। ये भी अगेन प्रैक्टिकल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड अमेंडमेंट और बहुत अच्छी अमेंडमेंट है, तो इसे और जरा ध्यान से सुनिएगा। अब बेटा मान लीजिए कस्टम में एक एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन है, जो ये कह रही है कस्टम ड्यूटी फुली एग्जेम्प्ट है इफ इंपोर्टेड गुड्स मशीन इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टर। अब मशीन की स्टोरी है, मशीन के ऊपर एक्चुअल में ड्यूटी रेट क्या है 30, बट एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन इशूड है जो मशीन के ऊपर ड्यूटी फुली एग्जेम्प्ट कर रही है, इफेक्टिव रेट निल बना रही है। लेकिन ये एग्जम्पशन सिर्फ कब अप्लाई होगी, जब मशीन का इंपोर्ट किस लिए किया जा रहा है, फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टर। तो मशीन इज एग्जेम्प्ट सब्जेक्ट टू द एंड यूज दैट इट शुड बी यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कनेक्टर। तो अब मान लीजिए ये कंसर्न पर्सन जो कि कनेक्टर्स का मैन्युफैक्चर है, ये कहता है जी मैं मशीन का इंपोर्ट करना चाहता हूं और मैं मशीन का इंपोर्ट करूंगा, लेकिन मैं इस एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते हुए इंपोर्ट करूंगा। गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दी है तो मैं इसे बेसिकली ड्यूटी फ्री जो होगा कस्टम से क्लियर कराना चाहता हूं। अच्छा देखो, हल्की सी रिवीजन बात करो तो मैंने क्या बोला था बेटा, गवर्नमेंट कभी भी एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन देती है तो उसमें साथ में क्या लिख देती है कि ये जो एंड यूज बेस्ड एग्जम्पशन होगा इसका बेनिफिट मिलेगा सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दीज रूल।
तो गवर्नमेंट ने जो एग्जम्पशन बेनिफिट दिया उसमें लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन हमने दे दी है एंड दिस एग्जम्पशन बेनिफिट विल बी अवेलेबल टू अ पर्सन सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद दिस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी रूल्स। अब इस पर्सन को कोरस्पॉन्डिंगली जो है अगर इस गुड्स को कस्टम से क्लियर कराना है इस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन का बेनिफिट लेते हुए, तो वो प्रोसीजर जो होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या था? इंपोर्ट से पहले प्रायर इंफॉर्मेशन दो, जो पहले चार्ट में आपको बताई ना, प्रायर इंफॉर्मेशन दो और बॉन्ड दो कि आप ड्यूटी फ्री क्लियर करा रहे हैं और स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करेंगे। डिफॉल्टर पाए गए तो फिर बॉन्ड इन्वोक किया जा सकता है। जब आप इस तरीके से दे देंगे, 2 कॉपी अपने जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को प्रीमाइस के और 1 कस्टम स्टेशन पर, उधर से ऑफिसर भी 1 कॉपी भेज देगा। फिर उसके बेसिस पर कस्टम स्टेशन वाला ऑफिसर जो होगा वो आपको ड्यूटी फ्री क्लियरेंसेस जो होगा वो अलाउ कर देगा। फिर आप इस मशीन को जो होगा वो ड्यूटी फ्री क्लियर करा के ले आएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जब ये मशीन आपकी प्रीमाइस में आएगी तो अराइवल इंफॉर्मेशन देनी है विद इन 2 वर्किंग डेज। फिर आप इसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करेंगे। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब सिर्फ चेंज क्या है बेटा, जो मैंने पहला चार्ट कराया था उसमें कपड़े का इंपोर्ट हुआ था, इस वाले केस में क्या हुआ है? मशीन का। एंड द बेसिक डिफरेंस क्या है? कपड़ा बेसिकली आपने इंपोर्ट किया मिलिट्री यूनिफॉर्म के लिए, तो वो तो क्या था? इनपुट। आपने मशीन इंपोर्ट करी तो मशीन बेसिकली क्या है? कैपिटल गुड्स। तो यहां बस एक ही पहले कैपिटल गुड्स वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का क्या मतलब होता है बेटा? कपड़ा इनपुट था, क्यों? बिकॉज कपड़ा जो था वो एक्सपेंस बुक होता है, जबकि आप ये मशीन लाएंगे तो मशीन को क्या करेंगे? आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है जी। कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन रूल 3 ने न्यूली इंट्रोड्यूस करके दी है और सिंपल बोला है, एनी गुड्स जिसको इंपोर्टर जो है वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करता है उसको हम क्या बोलेंगे जी? कैपिटल गुड्स। यहां तक ओके है? अच्छा, अब सुनो, यहां तक अभी कुछ नया नहीं है, नया जो होगा वो अभी आएगा, उसमें प्रॉब्लम जो है वो बता रहा हूं। अब सुनो, अब आपने ये मशीन जो थी ये इंपोर्ट कर ली। अब आपने जो रूल्स अभी मैंने इधर पढ़ाए थे तो मैंने आपको क्या बताया था? रूल्स क्या कहते थे कि भाई साहब आप जो भी गुड्स लाएंगे उसको स्पेसिफाइड पर्पस के लिए यूज करना। इन केस अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यस। जैसे अगर आपने ये इंपोर्ट करी और ये मशीन आपको डिफेक्टिव लगती है तो क्या आप री एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यस। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ था? री एक्सपोर्ट हो सकता है विद इन 6 months विद द परमिशन ऑफ एसीडीसी। री एक्सपोर्ट हो सकता है विद इन 6 months विद द परमिशन ऑफ दिस एसीडीसी, जो आपका जुरिस्डिक्शनल एसीडीसी था। अब लेकिन प्रॉब्लम समझना, कैपिटल गुड्स के केस में मशीन आप लाए, मशीन की एक यूजफुल लाइफ होगी, जनरली 5-6 साल तो चलेगी। इंपोर्टेड करोड़ की मशीन है तो अच्छा खासा आप सोच के ही लाए होंगे ना। तो मान लीजिए आप मशीन लाए, मशीन नहीं थी, अच्छी खासी चली, 6 महीने तक उसने कोई प्रॉब्लम नहीं दी, उसमें डिफेक्ट जो है लेट्स सपोज 1 साल के बाद आया। अब 1 साल के बाद आया, आपने सप्लायर को बोला, सप्लायर ने मशीन की वारंटी दे रखी थी 3 साल की, आपने बोला ये खराब है, उसने बोला वापसी भेज दो। आप कहते हो ठीक है, अब आप मशीन वापसी भेजना चाहते हो, बट आपको प्रॉब्लम क्या आ रही थी? आप इस मशीन को अगर वापसी भेजते हैं तो क्योंकि मशीन का री एक्सपोर्ट हो रहा है बट आफ्टर 6 months, तो क्या आपको इन रूल्स में कोई रिलीफ मिल रहा था? नो। यू हैव इंपोर्टेड गुड्स अंडर द रूल्स। रूल्स में रिलैक्सेशन सिर्फ कब था? अगर री एक्सपोर्ट विद इन 6 months हो। बट मशीन के केस में बेटा वो 6 months का टाइम लिमिटेशन जो था वो रीजनेबल टाइम लिमिटेशन नहीं था। अब इस केस में 6 महीने के बाद अगर आप री एक्सपोर्ट करेंगे तो वो आपको बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। अब इस केस में ऑफिसर आपसे क्या बोलेगा? ऑफिसर बोलेगा जी भाई साहब मुझे तो इंपोर्ट ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। 6 months में कर देते री एक्सपोर्ट तो मैं ड्यूटी नहीं लेता। आप 1 साल बाद की आपकी तो कहानी है, आपको तो इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यस और नो? और इंपोर्ट ड्यूटी कितनी? वही ड्यूटी जिसका बेनिफिट आपने शुरुआती टाइम पर लिया था। प्रॉब्लम समझ में आ गई? तो ये 6 महीने का टाइम लिमिटेशन जो था वो प्रॉब्लम दे रहा था। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अब मान लीजिए मशीन 3-4 साल चली, उसके बाद इसमें कोई प्रॉब्लम आ गई। अब आपका सप्लायर तो लेट्स सपोज इसको नहीं देख रहा, सप्लायर कह रहा है जी हमारी तो मशीन की जिम्मेवारी जो थी वो 1 साल तक की थी, उसके बाद इसमें प्रॉब्लम आ गई, हमें कोई मतलब नहीं, अब ये डिफेक्टिव है, आपके पर्पस की नहीं है, आपके पर्पस की नहीं है, ठीक है। या और कोई केस लेना चाहो तो ऐसे ले लो, 3-4 साल आपने मशीन को यूज किया, अब मशीन टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो आप नई मशीन लेना चाहते हैं और ये जो मशीन थी इसको आप मार्केट में बेचना चाहते हैं।
ठीक है, तो मशीन में कोई डिफेक्ट निकला, इस वजह से आप बेचना चाहते हैं, या अदरवाइज आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो पुरानी इंपोर्टेड मशीनरी को आप इंडिया में बेचना चाहते हैं। अब सोचना, अब पुरानी मशीन को जब आप इंडिया में बेचना चाहते हैं तो अब आपको यहां फिर से एक प्रॉब्लम आएगी। जब आप मशीन को इंडिया में बेचेंगे तो क्या आपको एज पर द रूल्स ड्यूटी विद इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? हाँ जी सर, ड्यूटी विद इंटरेस्ट जो होगा वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम सुन लो, ड्यूटी कौन सी? ड्यूटी वो जिसका आपने एग्जम्पशन बेनिफिट लिया था। अब इस पर्सन का क्या कहना था जी, भाई साहब मैंने ये मशीन ली, इससे कनेक्टर भी बनाए 3-4 साल तक, उसके बाद मैं अब इसे इंडिया में बेचना चाहता हूं, एंड मे बी डिफेक्ट की वजह से या मे बी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने के रीजन की वजह से। लेकिन आप कह रहे हो जो ड्यूटी इंपोर्ट के टाइम पर दी थी वो विद इंटरेस्ट दो, वो क्यों दूं? मैंने इस मशीन को 3-4 सालों तो इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज किया है, तो आप मुझसे ड्यूटी लो, लेकिन वो फुल ड्यूटी मत लो। भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो अगर आपने मशीन 2020 में इंपोर्ट करी थी मान लीजिए, और आपने इस मशीन को 10 लाख रुपए का इंपोर्ट किया था, और लेट्स सपोज इसके ऊपर 30% की ड्यूटी 3 लाख रुपए बनती थी, पर आपने बिना 3 लाख दिए इसे कंसेशनल रेट पर क्लियरेंस कराया, एंड आफ्टर सर्टेन ईयर्स, लेट्स सपोज आफ्टर 3 इयर्स, आप 2024 में लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि ये मशीन आप बेचना चाहते हैं बिकॉज आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं। अब ऑफिसर आपसे ये कहे कि आप मुझे वो ड्यूटी बेनिफिट जो आपने 2022 में मुझसे लिया था 3 लाख का विद इंटरेस्ट भर के दो, तो बेटा ये तो बहुत ही हाई होगा। ये पर्सन क्या कह रहा था, भाई साहब मैंने मशीन को इतने साल इंटेंडेड पर्पस के लिए यूज तो किया है, तो ठीक है अब मैं बेच रहा हूं, 6 साल की लाइफ थी, मुझे 6 साल यूज करना चाहिए था, 10 साल की लाइफ थी 10 साल यूज करना चाहिए था, मैं से 3 साल यूज करके बेच रहा हूं, तो आप मुझसे ड्यूटी तो लो पर पूरी मत लो, आपको डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर मुझसे जो है वो ड्यूटी लेनी चाहिए, आपको डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर जो है वो मुझसे ड्यूटी लेनी चाहिए। ठीक है जी, तो 2 बातें इसमें ध्यान में रखना। आपको पुराने रूल्स में 2 अड़चनें आ रही थी। पहली अड़चन क्या आ रही थी कि आप विद इन 6 मंथ ही इंडिया में बेच सकते हो, विद इन 6 मंथ ही इंडिया में बेच सकते हो। टाइम लिमिटेशन ध्यान रखना, रूल सिर्फ आपको 6 महीने के अंदर री एक्सपोर्ट या इंडिया में बेचना अलाउ करता था, उसके बाद वो अलाउ नहीं करता था, उसके बाद तो कहते थे बॉन्ड इन्वोक करेंगे। लेकिन कैपिटल गुड्स के केस में वो 6 महीने का टाइम लिमिटेशन प्रॉपर नहीं था, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इंडिया में बेचने पर डिफरेंशियल ड्यूटी ली भी जाए तो पूरी नहीं ली जानी चाहिए, डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर ली जानी चाहिए। तो रूल जो है, रूल में अमेंडमेंट हुई एंड रूल 7 ने स्पेसिफिकली बोला कि अगर इंपोर्ट किया गया गुड्स कैपिटल गुड्स था, अगर इंपोर्ट किया गया गुड्स कैपिटल गुड्स था और वो यदि अब इंडिया में बेचा जाएगा तो वहां पर वो 6 महीने का कोई जिक्र जो है वो नहीं किया गया, और साथ में बोला गया कि डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर जो है वो ड्यूटी ली जाएगी। रूल 7(3) न्यूली इंसर्टेड है बेटा, इसमें लिखा हुआ है इफ आफ्टर यूज फॉर सर्टेन ईयर इंपोर्टर इंटेंड टू सेल इज कैपिटल गुड्स एंड डिफरेंशियल ड्यूटी इज पेबल ऑन डेप्रिसिएटेड वैल्यू, नॉट ऑन द ओरिजिनल वैल्यू। 10 लाख की आपने खरीदी होगी उस पर नहीं, आप यूज करने के बाद बेच रहे हो तो उसकी यूज कंडीशन में जो अब वैल्यू होगी उसके ऊपर जो होगा आपसे ड्यूटी जो होगी वो पे करवाई जाएगी अलोंग विद द इंटरेस्ट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ दैट डेप्रिसिएटेड वैल्यू विल बी कंप्यूटेड। तो रूल 7(3) ने उसके बारे में मेंशन किया है। ओरिजिनल वैल्यू आपने खरीदा था, आपको पता है, लेस उसमें से डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। सर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तो उन्होंने बोला डेप्रिसिएशन आप अपनी मर्जी से क्लेम नहीं करोगे, रूल में स्टैंडर्ड परसेंटेज दी हुई है, उनके बेस पर आप डेप्रिसिएशन जो होगा वो अप्लाई करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन एज स्पेसिफाइड इन द रूल। और उन्होंने बेटा डेप्रिसिएशन आपको दिया है स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पर आप डेप्रिसिएशन लेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के बेस पर। फर्स्ट ईयर के रिस्पेक्ट में आपको पर क्वार्टर 4% का डेप्रिसिएशन का एंटाइटलमेंट है, सेकंड ईयर के रिस्पेक्ट में 3.5% की रेट से, थर्ड ईयर के रिस्पेक्ट में 3% की रेट से, फोर्थ ईयर के रेट में 2.5% पर क्वार्टर की रेट से एंड देयर आफ्टर 2% पर क्वार्टर की रेट से। तो अगर आपने मशीन जो है लेट्स सपोज 4 इयर्स प्लस 6 मंथ्स इसके बाद जो है वो बेचना डिसाइड किया है, तो पहले साल का डेप्रिसिएशन 4% पर क्वार्टर के हिसाब से 16% डेप्रिसिएशन बन गया, दूसरे साल का 3.5% के हिसाब से 14% बन गया, तीसरे साल का आपका जो है वो 3% के हिसाब से 12% बन गया, चौथे साल का आपका 2.5% के हिसाब से 10% बन गया एंड 6 महीने जो आगे के हैं उसका आपको 2% के हिसाब से 4% बन गया। तो 6 4 10 12 4 16 2 3 4 5 56% बन गया।
तो आपकी 10 लाख की अगर ओरिजिनल वैल्यू थी तो इसमें से 56% जो होगा वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो 44% बेसिकली इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू बन रही है उसके ऊपर आपसे डिफरेंशियल ड्यूटी विद इंटरेस्ट जो होगी वो आपसे ली जाएगी। दिस अ वेरी वेरी गुड पीस ऑफ अमेंडमेंट जो कि उन्होंने कर दिया है। इस सेट ऑफ रूल्स में जो भी लोग मशीन्स वगैरह का इंपोर्ट करते थे, कैपिटल गुड्स का बेसिकली, उन सब लोगों को बड़ी तकलीफ थी। 6 महीने के बाद का स्कोप नहीं था, पहली बात, और दूसरी बात ओरिजिनल ड्यूटी की बात चल रही होती थी, तो अब वो 6 महीने का टाइम लिमिटेशन अप्लाई नहीं होगा, पहला रिलीफ हो गया। इसके अलावा दूसरा रिलीफ क्या हो गया कि आपको डेप्रिसिएटेड वैल्यू पर उन्होंने जो है वो पेमेंट बोल दी। साथ में इन्होंने इसी रूल में ये लिखा, जब आप ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट करेंगे तो ये परसेंटेज क्वार्टरली दी गई है, पर अगर पार्ट ऑफ द क्वार्टर इन्वॉल्व होगा तो उसे भी फुल क्वार्टर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी बात, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द डेप्रिसिएशन, देयर इज नो अपर लिमिट फॉर द डेप्रिसिएशन। तो 100% तक का डेप्रिसिएशन जो है वो आपका सिचुएशन अगर बनती है कई सालों बाद की तो वो एप्लीकेबल हो सकता है। और जब आप डेप्रिसिएशन के लिए पीरियड निकालेंगे कि कितने पीरियड का डेप्रिसिएशन बनता है, तो वो पीरियड आप कैसे निकालेंगे, जिस दिन आपने कैपिटल गुड्स पुट टू यूज करी थी वहां से लेकर के जिस दिन तक वो कैपिटल गुड्स की क्लियरेंसेस नहीं हो गई उस दिन तक का पीरियड आप निकालेंगे। यहां आप ध्यान में रखेंगे, आपने इस कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया लेट्स सपोज जनवरी में, लेकिन पुट टू यूज किया मार्च में, तो आपका जो पीरियड ऑफ डेप्रिसिएशन कंप्यूटेशन है वो किस दिन से हो रहा है, डेट व्हेन कैपिटल गुड्स इज पुट इनटू यूज। और वो कहां तक का लिया जा रहा है, डेट ऑफ क्लियरेंस ऑफ सच कैपिटल गुड्स। आर यू ओके विद दिस? तो सब्जेक्ट टू दिस पीरियड आप सबसे पहले ये पीरियड कंप्यूट करना। ये पीरियड हमारे एग्जांपल में अगर 4 ईयर 6 मंथ्स है तो फिर इसके ऊपर दी गई डेप्रिसिएशन की परसेंटेज जो है वो अप्लाई करना, फिर ओरिजिनल वैल्यू में से ये डेप्रिसिएशन मान करके जो भी डेप्रिसिएटेड वैल्यू बने उसके ऊपर डिफरेंशियल ड्यूटी विद इंटरेस्ट पे करके आप जो है इस मशीन को इंडिया में आराम से जो होगा वो बेच पाएंगे। आर यू ओके विद दिस? ठीक है जी। तो ये रूल 7(3) इसको आप अंदर से पढ़ लेंगे, ये नया है। पहले कैपिटल गुड्स के लिए कोई डिफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं था, पर अब कैपिटल गुड्स के लिए रूल 7(3) से ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो क्रिएट कर दिया गया है। और क्योंकि कैपिटल गुड्स के लिए स्पेसिफिकली क्रिएट किया गया है तो कैपिटल गुड्स की अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, उसके लिए उन्होंने सिंपल सा क्या किया, रूल 3 में कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन दे दी, विच इज वेरी सिंपल। कैपिटल गुड्स का सिंपली मतलब होगा कोई भी गुड्स जिसको कंसर्न इंपोर्टर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज करता है वो उसकी कैपिटल गुड्स है। और कैपिटल गुड्स के साथ कभी भी ऐसा हुआ तो उसका ट्रीटमेंट जो होगा आज की डेट में ये स्पेसिफिकली नए रूल के हिसाब से होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अंदर रूल का जो लीगल टेक्स्ट है बेटा उसको आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे। मेरे ख्याल से ये 3 चार्ट जो है ये अपने आप में सफिशिएंट है, एग्जाम पर्पस के लिए आपके फुली रिवीजन इनसे हो जाती है। एंड कस्टम की अमेंडमेंट बेटा सिर्फ यही है, देयर इज नो अदर अमेंडमेंट ऑफ कस्टम। चलिए जी, अपना लास्ट एरिया ऑफ अमेंडमेंट पर आइएगा, पेज नंबर 112। आखिरी जो एरिया हमारा है दैट इज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपकी एग्जामिनेशन में सबसे कम वेटेज रखती है, सबसे लिमिटेड एग्जामिनेशन में इसी में से पूछा जाता है और 5 नंबर का इसका वेटेज रहता है रफली। आपके लिए अच्छी बात यह है कि इसमें अमेंडमेंट भी बहुत ही कम हुई है, और उस पर भी एक अच्छी बात यह है कि इसमें एक अमेंडमेंट का एरिया ऐसा है जिस पर मेरा पर्सनल इंट्यूशन ये कहता है कि एग्जामिनर आपसे जरूर सवाल पूछेगा, और अगर मेरा पर्सनल इंट्यूशन सही रहता है तो 2 से 3 नंबर का तो वही सवाल जो होगा वो आपको FTP में से मार्क्स दिलवा देगा। चलो क्या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अमेंडमेंट FTP की मैंने मार्क करी, Foreign Trade Policy 2015-20, it has been extended till 30th September 2021. That's very simple. आप सभी जानते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 5 साल की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है। एवरी 5 ईयर्स जो है फिर नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है वो इशू की जाती है। बट बिकॉज ऑफ द कोरोना इशू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 की थी, उसके बाद नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो थी वो इशू नहीं की गई। ओल्ड फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी थी उसी को एक्सटेंड किया गया। एंड लास्ट टाइम भी ये एक्सटेंडेड थी, यही एग्जाम में आई थी, और इस वाले अटेम्प्ट के लिए भी सेम पॉलिसी एक्सटेंडेड है, यही एग्जाम में आएगी। चलिए जी, वेरी सिंपल थिंग। दूसरा अमेंडमेंट का जो एरिया है दैट इज रिलेटिंग टू योर इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड IEC। IEC के ऊपर जनरली 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। तो IEC के एरिया में एक अमेंडमेंट हुई है। क्या है? सिंपल है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड होल्डर्स आर मैंडेटेड टू
अपडेट आईसी ऑनलाइन एवरी ईयर। वो लोग जिनके पास भी आईसी है उनको अब हर साल जो अपना आईसी जो होगा उसको अपडेट ऑनलाइन जो होगा वो कराना पड़ेगा। जैसे केवाईसी आपको हर साल करानी पड़ती है, ऐसे ही आईसी के लिए भी आपको अपडेशन जो होगी अब ऑनवर्ड जो होगी वो एनुअल बेसिस पर करानी पड़ेगी। अच्छा, ये जो अमेंडमेंट है मैंने इसके ऊपर स्पेशल रिमार्क दिया आपको, दिस इज वन अमेंडमेंट विच इज नॉट कवर्ड बाय द आईसीआई। आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट्स में मुझे ये नहीं मिली, बट बड़ी सिंपल सी है तो मुझे लगता नहीं कि कोई नुकसान है अगर आप इसको 5 मिनट लगा करके जो है वो कर लेते हैं। तो आईसी नीचे येलो पोर्शन में जो मेंशन है ये अमेंडमेंट है बेटा। आईसी के बारे में आप सभी जानते हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड क्या होता है। ये हर इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को जो है वो लेना होता है। सो फार एज इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स आर कंसर्न, उनके लिए ये बहुत ही जरूरी होता है, बिकॉज कोई भी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स अलाउड नहीं होता अनलेस एंड अनटिल कंसर्न इंपोर्टर और एक्सपोर्टर जो है उसने आईसी नंबर लिया हुआ हो। हाँ, कुछ केसेस में जरूर एक्सेप्शन रहते हैं, बट एज अ जनरल रूल इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को आईसी जो है वो लेना होता है। सर्विसेज के लिए कहानी अलग होती है। सर्विसेज के लिए इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कोड प्रेजेंटली जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों को कोई बेनिफिट एफटीपी में लेना है तो फिर उनके पास आईसी होना जो है वो जरूरी है। मैंने सिंपल लिखा, नो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट शैल बी अलाउड टू बी मेड बाय एनी पर्सन विदाउट ऑब्टेनिंग एन आईसी नंबर अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड। ये लाइन है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स के लिए, उनको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा जब तक उनके पास आईसी ना हो। कुछ एक्सेप्शन है लेकिन जनरली उनके लिए आईसी होना जरूरी है। सर्विस प्रोवाइडर रिक्वायर्स आईसी ओनली इफ बेनिफिट इज टेकन अंडर एफटीपी। सर्विस के अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हो, कोई बेनिफिट एफटीपी में क्लेम करोगे तो आईसी होना जरूरी है। अगर कोई बेनिफिट नहीं क्लेम कर रहे तो फिर होना जरूरी नहीं है। अब आता है क्वेश्चन, आपको ये आईसी जो है वो मिलता कैसे है। तो आईसी आपको जो है बेटा वो डीजीएफटी के द्वारा इशू किया जाता है। डीजी, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड। आईसी इज ग्रांटेड बाय डीजीएफटी एंड डीजीएफटी आपको इशू करता है इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी होती है, ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द डीजीएफटी पोर्टल। ठीक है, फिर उसके बाद आईसी एक बार अगर आप ले लेते हैं तो बेटा इसकी वैलिडिटी जो है वो लाइफ टाइम की होती है। ये लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है अनलेस एंड अनटिल ये किसी रीजन की वजह से जो है वो आपका कैंसिल कर दिया जाता है बाय द डीजीएफटी। मतलब अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो डीजीएफटी उसका कैंसिल कर सकता है। अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो इसकी वैलिडिटी क्या है, लाइफ टाइम की। आईसी वंस इशूड इज ऑफ लाइफ टाइम वैलिडिटी, दस वंस इशूड इट डज नॉट रिक्वायर एनी रिन्यूअल। ये सिस्टम होता था, बट अभी डीजीएफटी ने जो है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में चेंज किया और उसने ये येलो पोर्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जिसके पास भी आईसी होगा उसे हर साल अपना ऑनलाइन अपडेशन कराना पड़ेगा। एक तरीके की एनुअल केवाईसी जो होगी वो बेसिकली करनी पड़ेगी। इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर कोड होल्डर्स आर मैंडेटेड टू अपडेट आईसी ऑनलाइन एवरी ईयर। आना कहीं नहीं है, सब काम घर बैठे ऑनलाइन ही होना है, पर हर साल की एक्सरसाइज जो होगी वो आपको करनी पड़ेगी। क्या लिखा जी, एनुअल ई अपडेशन ड्यूरिंग अप्रैल जून मैंडेटरी कर दिया गया इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन आईसी डिटेल। आपने आईसी लिया, जो डिटेल्स दे करके आपने आईसी लिया उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। चेंज होगा तो पता नहीं है, अगर कोई चेंज नहीं भी हुआ है तो भी आपको ये एनुअल ई अपडेशन जो होगा वो कराना पड़ेगा। और ये कब कराना है, अप्रैल जून के पीरियड में आपको ये अपडेशन कराना है। एन आईसी होल्डर हैज टू एंश्योर दैट डिटेल्स इन हिज IC is updated electronically every year during April-June period. In cases where there are no changes in the IC detail, same also needs to be confirmed online. तो भी ऑनलाइन जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कोई चेंज नहीं हुआ है, बट आपको एक बार वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। चलो, सेकंड, अगर आप नहीं कराएंगे तो क्या होगा, आपका आईसी जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। देखो, नॉन अपडेशन विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ आईसी एंड आईसी शैल बी डीएक्टिवेटेड if it is not updated within the prescribed time. Within prescribed time अगर आपने अपडेट नहीं किया तो ये कैंसिल कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप बाद में भी इसे अपडेट कर देते हैं तो फिर ये वापस से एक्टिव कर दिया जाएगा। एंड आईसी सो डीएक्टिवेटेड मे बी एक्टिवेटेड ऑन इट सक्सेसफुल अपडेशन। ठीक है जी। इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट उन्होंने और लिखा, फ्लैगिंग ऑफ आईसी बाय सिस्टम फॉर स्क्रूटनी एंड आईसी में आल्सो बी फ्लैग फॉर स्क्रूटनी। एक आईसी होल्डर्स के कुछ ट्रांजेक्शंस है और अगर उन्हें लग रहा है कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है तो वो उसमें कुछ स्क्रूटनी के पर्पस के लिए फ्लैगिंग कर सकते हैं। आईसी होल्डर इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट एनी रिस्क फ्लैग बाय द सिस्टम इज टाइमली एड्रेस्ड, फेलिंग विच आईसी शैल बी डीएक्टिवेटेड। ऑनलाइन अपडेशन जो कराना है वो आपने सब करा रखा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं कि अगर आपके आईसी को लेकर के
उन्हें कुछ इशू लगते हैं तो वो इशू जो होंगे वो आपको फ्लैग कर देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ फ्लैगिंग नजर आती है तो आपको प्रॉपर्ली उसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो भी आपका आईसी जो है वो डीएक्टिवेट करा जा सकता है। तो मुझे लगता नहीं कि इसमें कुछ बहुत बड़ी भारी दिक्कत थी। तो 5 मिनट में आपने पढ़ना था, सिंपल हो गया। एनुअल अपडेशन दैट इज नेसेसरी। तो ये आईसी को लेकर अमेंडमेंट थी। नेक्स्ट पेज पर आए, जो मेन अमेंडमेंट है वो आपकी ये है, एंड ये वो अमेंडमेंट है बेटा जो मैं आपसे कह रहा था कि हाँ आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन एफटीपी वाले पोर्शन में इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के ऊपर आ सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी अमेंडमेंट है। आपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के डिस्कशन में हमारे साथ पढ़ी थी एक रिवार्ड स्कीम का डिस्कशन। आपको बताया गया था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिकॉज आपके एफटीपी में जर्नली रिवार्ड स्कीम के ऊपर वो क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 तरीके की रिवार्ड स्कीम थी, एक थी MEIS और दूसरी थी SEIS। MEIS जिसका फुल फॉर्म था मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एंड SEIS थी सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। MEIS किसके लिए थी? मर्केंटाइज एक्सपोर्ट के लिए, मतलब गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए, एंड SEIS किसके लिए थी? सर्विसेज के एक्सपोर्ट के लिए। ये दोनों स्कीम जो थी मैंने आपको जब पढ़ाई थी तो मैंने बताया था गुड्स के एक्सपोर्टर MEIS स्कीम का बेनिफिट लेते हैं। इसमें उन्हें एक स्क्रिप इशू कर दी जाती है ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू विच डिपेंड्स अपॉन कि उन्होंने कितनी वैल्यू ऑफ गुड्स का जो है वो एक्सपोर्ट किया है। ऐसे ही SEIS की स्कीम में जो सर्विस वाले एलिजिबल होते हैं वो जब सर्विस का एक्सपोर्ट करते हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर स्क्रिप इशू कर दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज विच दे हैव एक्सपोर्टेड। इन दोनों स्कीम को हम रिवार्ड स्कीम से नाम से जानते थे, इनाम। और मैं इसके लिए आपको ये बोलता था कि बेसिकली इस स्कीम का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि जो एक्सपोर्टर्स थे उन्होंने कोई ड्यूटी या टैक्सेस का इंसिडेंट सफर किया जिसका गवर्नमेंट ने उन्हें रेमिशन या रिपेमेंट किया। ध्यान दीजिएगा, रिवार्ड स्कीम को मैं हमेशा आपको ऐसे बोलता कि रिवार्ड स्कीम का मतलब हमारा जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, राजा है, वो ये कह रहा है आपने एक्सपोर्ट किया इंडिया के लिए, फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया, राजा खुश हुआ, तो राजा खुश हुआ तो उसका तुम्हें ये इनाम दिया जाता है। इसका मैं आपको इसी तरीके से समझाता था कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारा राजा ये कह रहा है कि आपने एक्सपोर्ट्स किया, गुड्स का किया, सर्विस का किया, आपने एक्सपोर्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज करके दी, राजा खुश हुआ, चलो इनाम के तौर पर हम तुम्हें जो है इतनी वैल्यू की जो है वो स्क्रिप दे रहे हैं। इस लाइन को जरा कैप्चर करिएगा, रिकलेक्ट करिएगा, इसमें ही सारी बात छुपी है जिससे मैं अमेंडमेंट का लिंक करूंगा। रिवार्ड स्कीम जो होती थी इसको बेसिकली इंसेंटिव स्कीम भी बोला जाता था कि ये बेसिकली वो इंसेंटिव के तौर पर दे रहे हैं कि आपने एक्सपोर्ट्स किया तो ये इंसेंटिव के तौर पर कुछ परसेंटेज की स्क्रिप उन्होंने दे दी। एक तो होता है बेटा जीरो रेटिंग का कंसेप्ट। जीरो रेटिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि आप एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स या सर्विसेज, उसके साथ टैक्सेस का इंसिडेंस बाहर नहीं जाना चाहिए। जो जीरो रेटिंग का कंसेप्ट होता है उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ये एश्योर कराती है कि जो भी गुड्स या सर्विसेज बाहर जा रहे हैं उन गुड्स और सर्विसेज से एसोसिएटेड कोई भी टैक्स, भले ही वो फाइनल स्टेज का हो या इनपुट स्टेज का हो, कोई भी टैक्स जो है वो उन गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट का हिस्सा बनके जो है वो बाहर ना जाए। और उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, जो भी गुड्स या सर्विसेज के एक्सपोर्टर होंगे उन्होंने जो भी टैक्सेस सफर किए होंगे आउटपुट स्टेज पर या इनपुट स्टेज पर, उनका उन्हें जीरो रेटिंग में बेनिफिट दे दिया जाएगा। वो कंसेप्ट क्या होता है, वो कंसेप्ट ये एश्योर कराता है कि कोई भी टैक्सेस या ड्यूटीज गुड्स या सर्विस के साथ एसोसिएट होकर के बाहर ना जाए। वो एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, बिकॉज इंटरनेशनली गवर्नमेंट इज अ पार्ट ऑफ WTO और वहां का ये ऑब्लिगेशन है। रिवार्ड स्कीम इज ओवर एंड अबव दैट। रिवार्ड स्कीम इज नॉट जीरो रेटिंग स्कीम। इसमें गवर्नमेंट क्या कहती है, जीरो रेट तो हमने आपको ऑलरेडी कर रखा है बाय डिफरेंट स्कीम अंडर GST एंड कस्टम। जैसे जीएसटी में सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट है, कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम वगैरह है, उन सब में जीरो रेटिंग ऑलरेडी कर रखा है। इस स्कीम में तो हम ओवर एंड अबव दैट आपको जो है वो इंसेंटिव देते थे कि हाँ आपने फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूशन किया तो चलो ये 2, 3, 4% जो भी हमने वैल्यू स्कीम में बता रखी है उसकी हमने आपको स्क्रिप इशू कर दी। आर यू ओके विद दिस? अच्छा, अब इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट ऑल दिस, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर रिवार्ड स्कीम। तो अब सुनिएगा, अब बेटा जो MEIS स्कीम थी गुड्स वाली, जो MEIS स्कीम थी गुड्स वाली, इस स्कीम को USA ने WTO के सामने चैलेंज किया। इस स्कीम को USA ने WTO के सामने चैलेंज किया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के सामने, और उसने ये बोला जी इंडिया अपने एक्सपोर्टर्स ऑफ गुड्स को MEIS नाम की एक रिवार्ड स्कीम के तहत कुछ इंसेंटिव देती है और ये WTO की स्पिरिट के खिलाफ है। USA ने WTO में ये कहा कि इंडियन गवर्नमेंट जो अपने एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को MEIS स्कीम के तहत
इंसेंटिव, स्क्रैप, रिवार्ड दे रही है वो WTO की स्पिरिट के खिलाफ है। पूछा गया WTO के द्वारा कैसे खिलाफ है, तो यूएसए गवर्नमेंट ने वहां ये दलील दी कि ये इसलिए खिलाफ है बिकॉज इस तरीके से एक्स्ट्रा बेनिफिट जब गवर्नमेंट देती है तो बेसिकली गवर्नमेंट उसके एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट को एक तरीके से सब्सिडाइज कर रही है। किसी भी एक्सपोर्टर को अगर पता हो कि वो अगर एक्सपोर्ट करेगा तो एक्सपोर्ट करने पर उसे कुछ अमाउंट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, तो डेफिनेटली उसकी वजह से वो अपने गुड्स का प्राइस थोड़ा कम करके एक्सपोर्ट कर सकता है। तो उन्होंने बोला ये बेसिकली WTO की स्पिरिट के खिलाफ है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से दिए जा रहे सब्सिडी जैसा इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहा है। और WTO ने जो है बेटा, WTO ने जब इस केस की हियरिंग यूएसए के जो अलग सुनी तो WTO ने बोला हाँ आप ठीक कह रहे हैं, MEIS स्क्रिप्ट जो है ये तो बेसिकली WTO की स्पिरिट के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट WTO में यूएसए ने ये जो शिकायत की थी, इंडियन गवर्नमेंट वहां पर बेटा अपना पोजीशन लूज कर गई। और जब वो उन्होंने ये पोजीशन लूज कर दी तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ये MIS स्कीम जो है वो स्क्रैप कर दी। अपनी MIS स्कीम जो थी ये बेटा इन्होंने 31 दिसंबर 2020 से जो है वो स्क्रैप कर दी। 31 दिसंबर 2020 से जो है वो इन्होंने स्क्रैप कर दी और उन्होंने बोला जी ठीक है, अगर ऐसा है तो हम अपनी स्कीम को जो है वो वापस लेते हैं। आज के बाद हम MEIS स्कीम में कोई भी रिवार्ड, कोई भी स्क्रिप्ट जो होगा वो इशू नहीं करेंगे। अच्छा, अब एक्सपोर्टर्स जो थे उन्होंने बोला आप हमको ये रिवार्ड्स नहीं दोगे तो अब हमें नुकसान होने लगेगा। गवर्नमेंट ने बोला टेंशन ना लो, वहां WTO ने हमारे अगेंस्ट कुछ बोला है तो इसलिए हमने इसे स्क्रैप कर दिया, बट आपको हम नुकसान नहीं होने देंगे। आपके लिए हम एक नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं, आपके लिए हम एक नई स्कीम लेकर के आ रहे हैं। उस नई स्कीम का नाम है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये है नई स्कीम, इसके ऊपर मेरा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है बेटा। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, MEIS की स्कीम स्क्रैप कर दी गई, उसकी बजाय नई स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस की गई RODTEP, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। ये नई स्कीम जो है बेटा 1 जनवरी 2021 से जो है वो इंप्लीमेंट कर दी गई है। MEIS दिसंबर तक चला और उसके बाद जो है ये नई स्कीम इंप्लीमेंट कर दी गई है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे होंगे, मैं गेस करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके मन में ही आ रहा होगा, सर SCIS का क्या? तो प्लीज ध्यान में रखेंगे, MEIS स्क्रैप की गई है, SCIS में कोई छेड़छाड़ तब्दीली नहीं की गई है। SCIS स्कीम पहले भी थी, आपने जैसी पढ़ी थी वो एज इट इज है और एज इट इज ही कंटिन्यूड है। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएंगे, आप सोल्व करेंगे। सर SCIS क्यों नहीं स्क्रैप करी? रिवार्ड स्कीम तो ये दोनों थी, सिर्फ MEIS क्यों स्क्रैप करी? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। WTO में यूएसए ने जो चैलेंज किया था वो MEIS को किया था। WTO में इंडिया MEIS को लेकर के हारा था, SCIS को लेकर के ऐसा कोई चैलेंज आया ही नहीं था। अगर आएगा तो गवर्नमेंट को वहां भी कॉरेस्पॉन्डिंग यही काम करना पड़ेगा, बट सो फार एज प्रेजेंट पोजीशन इज कंसर्न ऐसा कुछ है नहीं। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा अच्छा चलो वहीं से प्रॉब्लम है ना, तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देते हैं। तो आप ध्यान में रखेंगे, SCIS रिवार्ड स्कीम सर्विस एक्सपोर्टर के लिए जैसी पढ़ी थी आपने, जैसी थी वो एज इट इज है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। इट इज ओनली द एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स की MEIS स्कीम, जिसे स्क्रैप करके ये नई स्कीम जो है वो इशू की गई है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा, सर क्या ये जो नई स्कीम इशू की गई है इसमें गवर्नमेंट वैसे ही बेनिफिट देगी जैसे MEIS में दे रही थी? मतलब कि सिर्फ स्कीम बदल दी है WTO से बाहर होने के लिए, या स्कीम में मतलब चीजें भी अलग है? तो ऑफ कोर्स बेटा चीजें भी अलग है। इंडियन गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि स्कीम का नाम बदल दिया और फिर उसके बाद कह दिया जी हमने वो बंद कर दी, नहीं में काम वही कर रहे हो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर आप वही काम इसमें भी करते रहोगे तो कल यूएसए फिर बोलेगा, और अब की बार वो क्या बोलेगा WTO में, देखो इंडियन गवर्नमेंट आपको बेवकूफ बना रही है, स्कीम का सिर्फ नाम चेंज कर दिया, काम वही कर रही है। तो डेफिनेटली इस स्कीम में वो काम नहीं हो रहे हैं। ये स्कीम सर फिर क्या करती है? बेटा ये स्कीम ये काम करती है, सुनना ध्यान से। ये स्कीम कहती है कि आपको कोई रिवार्ड वगैरह तो हम नहीं देंगे, क्योंकि वो तो WTO ने स्पेसिफिकली कह दिया स्पिरिट के खिलाफ है, लेकिन ऐसे कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, ध्यान से सुनना, ऐसे कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं, कुछ सेंट्रल लेवल के हैं, कुछ स्टेट लेवल के हैं, जिनकी हम कहीं जीरो रेटिंग नहीं करते हैं, जिनकी हम कहीं जीरो रेटिंग नहीं करते हैं। ऐसे कुछ ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं जो कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को इंडिया में लगाए जाते हैं, लेकिन
उनका जीरो रेटिंग गवर्नमेंट के द्वारा किया नहीं जाता है। अब क्यों नहीं करा जाता है? गवर्नमेंट ने उन्हें माइनर टैक्सेस समझ के नहीं किया था और उन्होंने बोला था कोई बात नहीं, अगर कुछ टैक्सेस का नहीं भी कर रहे तो शिकायत किस बात की, इंसेंटिव तो दे ही रहे हैं। अब लेकिन जब इंसेंटिव बंद हो गए तो गवर्नमेंट ने बोला अब हम ये मेक श्योर कराएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई इंसेंटिव तो है नहीं, तो अब हम ये मेक श्योर कराएंगे कि हमारे एंड पर कोई भी ऐसा ड्यूटी और टैक्स जो कि आपसे लिया गया था उसकी जीरो रेटिंग कर दी जाए, वो आपको पे बैक कर दिया जाए। तो इस स्कीम का फोकस है, ध्यान से रखिए, सुनिएगा, सिंपल सी लाइन याद रखनी है। इस स्कीम का फोकस है कि जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क, बी इट सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, बी इट ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क में अभी तक जीरो रेट नहीं किए जा रहे थे और वो कंसर्न एक्सपोर्टर बियर करते थे और कॉस्ट का ही हिस्सा बनता था, अब उन सब के नाम का एक सर्टेन परसेंटेज का बेनिफिट इस स्कीम में जो होगा वो दे दिया जाएगा। तो दिस स्कीम बेसिकली इज अ स्टेप ऑफ जीरो रेटिंग ओनली, जीरो रेटिंग ऑफ दोज ड्यूटीज एंड टैक्सेस, चाहे वो सेंटर या स्टेट किसी भी लेवल के हों, जो आज तक रिफंड नहीं हो रहे थे। दोबारा दोहरा दूं एक बार, वो ड्यूटीज और टैक्सेस सेंट्रल या स्टेट लेवल के जो आज तक रिफंड नहीं हो रहे थे, छोटे मोटे थे, कोस्ट का हिस्सा बनते थे, लेकिन एक्सपोर्टर्स को शिकायत नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्हें रिवार्ड्स मिल जाते थे, वो उससे ऑफसेट कर लेते थे। अब वो बंद हो गया तो गवर्नमेंट इज मेकिंग श्योर कि कोई भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस वो आपके गुड्स के इंसिडेंस में ना जाए। इस स्कीम के तहत उन सब ड्यूटीज एंड टैक्सेस का आपको रिफंड दे दिया जाएगा जो आज से पहले तक लीगल फ्रेमवर्क में नहीं मिलता था। आर यू ओके विद दिस? With this introduction, start the reading of this. Remission of duties and taxes on export products stands for, ये इसका फुल नेम हो गया, it is a new scheme 1 जनवरी, formed to replace the existing MEIS। अच्छा, और ध्यान में रखना क्योंकि ये MEIS को रिप्लेस करते हुए आई है तो इसमें गुड्स की बात है। दिस स्कीम इज बेसिकली फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स, सर्विस वालों के लिए नहीं है, बिकॉज सर्विस के लिए तो आज भी उन्हें SEIS स्कीम जो है वो मिल रही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द स्कीम प्रोवाइड्स फॉर रिबेट रिफंड ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल ड्यूटीज टैक्सेस लेवी विच आर नॉट रिफंडेड अंडर एनी अदर ड्यूटी रेमिशन स्कीम। स्कीम में वो ड्यूटीज टैक्सेस की बात है, चाहे भले ही वो सेंट्रल या स्टेट किसी भी लेवल के हैं, जो कि आज तक किसी भी स्कीम में कवर नहीं हो रहे थे, जिनका इंसिडेंस कॉस्ट में एक्सपोर्टर्स ले रहे थे। ओके जी, ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है? रिवार्ड देना या जीरो रेट करना? जीरो रेट करना। तो टू मेक इंडियन एक्सपोर्टर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एंड क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एक्सपोर्टर इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड टू बूस्ट बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ये तो गवर्नमेंट हमेशा बढ़ा चढ़ा के बोलती है, तो ये तो स्टैंडर्ड वर्ड है कि हमने ये सोच के किया है। रियल ऑब्जेक्टिव इज बेसिकली व्हाट? जीरो रेटिंग करना। अब हर एक पैसा जो इंसिडेंस का था वो वापस दे दिया जाएगा, तो डेफिनेटली कॉस्ट में से वो बाहर होगा, प्राइस सस्ता होगा, तो अपने आप एक्सपोर्ट्स कॉस्ट कॉम्पिटिटिव जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। आर यू ओके विद दिस? द स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड एज रिप्लेसमेंट ऑफ MEIS स्कीम। Why it has been introduced? I have explained. March 2018, US said challenge various Indian export subsidy scheme including MEIS, against which several representation were made by both the countries. The allegations were heard by WTO dispute settlement panel and a final report was issued on 30th September 2019. On 31st October 2019, WTO ruled out these schemes are inconsistent with the WTO agreements फॉर प्रोवाइडिंग प्रोहिबिटेड एक्सपोर्ट सब्सिडी, कि ये स्कीम गलत है, WTO की स्पिरिट के अगेंस्ट है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिविजिट द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एंड रोल आउट अ स्कीम कंपैटिबल विद WTO नॉर्म्स। उन्होंने बोला जी हम बेसिकली ये सोचते थे छोटे मोटे टैक्सेस जीरो रेट नहीं हो रहे तो वो इंसेंटिव्स में कवर हो जाएंगे, बट आपको वो समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अब हम उसको खत्म कर देते हैं और हर छोटे टैक्सेस का इंसिडेंस उन्हें वापस करेंगे। उसके लिए हमने ये स्कीम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है। तो एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बन जाएगा, दैट इज बेसिकली MEIS और RODTEP, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? MEIS क्या थी? इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना था? इंसेंटिव अवेलेबल करा रहे हैं ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स।
जबकि यहां क्या कहना है, वी आर रिफंडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस दैट आर करंटली नॉट बीइंग रिम्बर्स्ड बाय एनी अदर स्कीम। स्कीम में हम क्या करें, वो टैक्सेस छोटे मोटे जो पहले कहीं रिफंड नहीं मिलते थे वो रिफंड कराए जा रहे हैं। इसका फोकस है जीरो रेटेड बनाने के ऊपर। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस, MEIS नॉट कंपैटिबल विद WTO नॉर्म्स एज हेल्ड बाय द WTO डिस्प्यूट कमिटी। नई स्कीम गवर्नमेंट ने एश्योर किया है दिस इज फुली कंप्लायंट विद द WTO नॉर्म्स। थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, MEIS स्कीम में आपको जो एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स को स्क्रिप्ट मिलती थी वो कितने परसेंटेज की मिलती थी। आप एक्सपोर्ट करते थे, सर्टेन परसेंटेज होती थी, वो परसेंटेज जनरली क्या होती थी, 2 से 5%। 2 से 5%। आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया तो डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी ऑफ गुड्स परसेंटेज स्पेसिफाइड थी। लेट्स सपोज 5% आपके लिए स्पेसिफाइड है, तो आपने 1 लाख का एक्सपोर्ट किया तो 5% मतलब 5000 की वैल्यू का आपको रिवार्ड मिलता था इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट। अच्छा, इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपने पढ़ा था एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते थे, एक एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है गुड्स का 1 लाख और जनरली एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट कर देते हैं, पेमेंट सामने वाले से बाद में आती है और कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट सामने वाले से कम आती है। आपने एक्सपोर्ट करते टाइम बताया गुड्स की वैल्यू 1 लाख, बट आप रियलाइज अगर 98,000 ही कर पाए, रियलाइज अगर 98,000 ही कर पाए तो आपको MEIS स्क्रिप्ट जो होती थी वो कहती थी कि हम MEIS स्क्रिप्ट की ये जो परसेंटेज है वो अप्लाई करेंगे FOB वैल्यू जो आपने शिपिंग बिल में बताई वो, या फॉरेन एक्सचेंज में जो रियलाइज करी विच एवर इज लोअर। देखो, तो जो भी MEIS की परसेंटेज होती थी वो एस्क्राइब की जाती थी, अप्लाई करी जाती थी ऑन लोअर ऑफ द टू। FOB वैल्यू एज पर शिपिंग बिल आपने कहा 1 लाख, बट एक्चुअल रियलाइज FOB इन फ्री फॉरेन एक्सचेंज अगर वो 98,000 है तो फिर आपको लोअर ऑफ द टू 98,000 के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करके MEIS स्क्रिप्ट जो थी वो दी जाती थी। ठीक है जी, आप सुनिएगा, ये जो नई स्कीम है, नई स्कीम में अब आपको वो जो रेमिशन देंगे वो कितना देंगे, तो बेटा अगेन उन्होंने परसेंटेज डिसाइड करी है, उन्होंने बैठ करके स्टडी करी कौन कौन से टैक्सेस है जिनका रिफंड अभी करंट स्कीम में नहीं मिलता, उन टैक्सेस का नॉर्मली प्रोडक्ट में कितना इंसिडेंस बनता है वो सब उन्होंने बैठ करके एनालाइज किया और फिर उसके बेसिस पर उन्होंने परसेंटेज नोटिफाई कर दी। इस गुड्स के रिस्पेक्ट में इतना परसेंट, इस गुड्स के रिस्पेक्ट में इतना परसेंट। ठीक है, उन्होंने एक एक सेक्टर पकड़ा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, व्हाटसोएवर, एक एक सेक्टर पकड़ा और उनके रिलेटेड जो गुड्स थे उनमें कितने टैक्सेस का रिफंड नहीं होता था, उनका कितना कॉस्ट इंसिडेंस पड़ता था, वो फिगर्स वगैरह सब एनालिसिस करके उन्होंने परसेंटेज नोटिफाई कर दी। MEIS भी परसेंटेज बेस दिया जाता था, ये भी परसेंटेज बेस दिया जाता था। इसमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहां पर ध्यान में रखिएगा, लिखिएगा, इसमें जो आपकी FOB वैल्यू शिपिंग बिल में होगी उस पर आपको ये बेनिफिट जो होगा वो दिया जाएगा। आपने रियलाइज कितना किया उसको नहीं देखा जाएगा। आपने शिपिंग बिल में अगर 1 लाख की वैल्यू का एक्सपोर्ट मारा है तो आपको 1 लाख के ऊपर वो परसेंटेज अप्लाई करके आपको इस स्कीम में बेनिफिट दे दिया जाएगा। सर लेकिन अगर रियलाइजेशन कम हुआ तो, बेटा अगर रियलाइजेशन कम हुआ तो बाद में रिकवरी कर ली जाएगी। MEIS और इसमें क्या फर्क है, MEIS क्या था, आपको बेनिफिट देता ही कम था, जबकि ये जो है ये आपको बेनिफिट तो पूरा देगा लेकिन रियलाइजेशन अगर फेल हो जाता है तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फिर रिकवरी जो होगा वो कर लेगा। सर ऐसा क्यों किया, बेटा इसमें ऐसा हो गया, MEIS में क्या होता था, MEIS में वो कहते थे एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या थी और रियलाइज कितनी हुई, दोनों में से लोअर। इसका एक इंप्लाइड मतलब क्या था, रियलाइजेशन तक वो रुकते थे। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन एंड शिपिंग बिल की वैल्यू कंपेयर करके जो लोअर होती थी वो सिलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से रियलाइजेशन का इंतजार किया जाता था। तो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट एक्सपोर्टर को लेट मिलते थे, पोस्ट रियलाइजेशन। एक्सपोर्टर कहते थे लेट मिल रहा है, तो इन्होंने अब वो हटा दिया, इन्होंने बोला ठीक है अर्लीस्ट दे देंगे, आप एक्सपोर्ट करो, आपकी FOB वैल्यू बेस्ड हम बेनिफिट दे देंगे, लेकिन रियलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर रिकवरी जो होगी कॉरेस्पॉन्डिंगली वो जो होगी वो कर ली जाएगी। दैट्स द डिफरेंस। होपफुली दिस इज क्लियर। चलिए चौथा पॉइंट, अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, MEIS स्क्रिप्ट में जो आपको बेनिफिट मिलता था वो मिलता था इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट, फिजिकल कॉपी। MEIS की स्क्रिप्ट होती थी, याद है ना आपको, तो वो ट्रांसफरेबल होती थी, उसको आप सेल आउट भी कर सकते थे, वो आपको फिजिकल कॉपी की फॉर्म में मिलता था। इस स्क्रिप्ट में जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ट्रांसफरेबल स्क्रिप्ट ही रहेंगी, स्क्रिप्ट मिलेगी ट्रांसफरेबल होगी लेकिन पेपरलेस मोड में रहेगी,
ई स्क्रिप्ट की फॉर्म में मिलेगी, ई स्क्रिप्ट की फॉर्म में मिलेगी। MEIS में फिजिकल कॉपी होती थी, इस स्कीम में जो होगा आपकी कोई फिजिकल कॉपी नहीं होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो होगी आपको मिलेगी। ये पॉइंट देखिएगा, एक्सपोर्टर। अब ये ई स्क्रिप्ट के एंगल से पॉइंट पढ़ना, नई स्कीम में एक्सपोर्टर को क्रिएट करना होगा अ क्रेडिट लेजर अकाउंट, CLA, इसको CLA कर लेना, गलती से CDA प्रिंटेड हो गया, ये सब जगह CLA है। एक्सपोर्टर वो क्या करेंगे, वो एक क्रेडिट लेजर अकाउंट बनाएंगे, वो एक क्रेडिट लेजर अकाउंट जो होगा वो बनाएंगे। कैसे, कहां ये बनाएंगे? कस्टम्स की पोर्टल पर एक क्रेडिट लेजर बनाएंगे और कस्टम पोर्टल IC गेट। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं क्लैरिटी के लिए, ये जो रेमिशन ऑफ ड्यूटी ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट, ये स्कीम है बेटा, ये स्कीम बनाई गई है, फ्रेम्ड की गई है अंडर FTP बाय डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। स्कीम किसने बनाई है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। FTP डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के परव्यू में आती थी, तो ये स्कीम किसने बनाई है? डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में उन्होंने स्कीम बनाई और उन्होंने ये सारे रेट नोटिफाई करके दे रखे हैं, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी रेट से बेनिफिट मिलना है, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी रेट से बेनिफिट मिलना है। लेकिन इस स्कीम का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्कीम का मतलब, अब स्कीम तो फ्रेम करके उन्होंने दे दी, बट एडमिनिस्ट्रेशन भी तो करना पड़ेगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है वो किया जाता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्कीम बनाई किसने है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने, बट एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कस्टम्स के थ्रू बेसिकली स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो किया जाएगा। और कस्टम के थ्रू क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन है, इस वजह से लाइन क्या कह रही है कि जो एक्सपोर्टर इस स्कीम के तहत स्क्रिप्ट लेना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? कस्टम की पोर्टल पर जाकर अपना एक क्रेडिट लेजर अकाउंट जो होगा वो ओपन अप करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर कस्टम्स की पोर्टल पर जाएगा और वहां जाकर के अपना क्रेडिट लेजर अकाउंट ओपन अप करेगा। उस अकाउंट में जो स्कीम में बेनिफिट मिलता होगा उसका क्रेडिट उसको डाल दिया जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा जो पॉइंट अब बोलूंगा शायद कम लोगों को इमीडिएटली क्लिक हो। आपने कस्टम में एक सेक्शन 51B पढ़ा होगा, सेक्शन 51B। ये सेक्शन गवर्नमेंट ने काफी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था, लेकिन इसको टिल डेट इफेक्टिव नहीं किया था, टिल डेट उन्होंने इसको इफेक्टिव नहीं किया था। ये सेक्शन इन्होंने अभी सितंबर में जाकर के इफेक्टिव किया है। इस सेक्शन में ये लिखा होता था कि कस्टम्स के पोर्टल पर क्रेडिट लेजर अकाउंट जो होंगे वो एक्सपोर्टर्स के मेंटेन किए जाएंगे। इन क्रेडिट लेजर अकाउंट का पर्पस होगा कि कस्टम्स या अदर एक्ट में उसको जो ड्यूटी क्रेडिट्स बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस लेजर में अकाउंट फॉर जो होंगे वो किए जाएंगे। सेक्शन 51B आप रिकलेक्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अपने कॉरेस्पॉन्डिंग मॉड्यूल में से, ठीक है जी। तो ये सेक्शन बहुत पहले नोटिफाइड था, नॉट मेड इफेक्टिव। अभी सितंबर में, अभी थोड़े दिनों पहले ही 23 सितंबर को इन्होंने इफेक्टिव किया है। नवंबर 2021 के अटेम्प्ट के लिए नहीं पूछा जाएगा। नवंबर 2021 के लिए तो अप्रैल तक की अमेंडमेंट होती है, नहीं पूछा जाएगा। ये जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो कस्टम में ये जो लेजर मेंटेनेंस का कंसेप्ट था सेक्शन 51B के तहत आया है। एक्सपोर्टर को पोर्टल पर जाकर के लेजर ओपन अप करना है, उस लेजर में ये ड्यूटी क्रेडिट जो होगा वो डाला जाएगा और जो ड्यूटी क्रेडिट्स के पॉइंट उसमें आ जाएंगे, एक्सपोर्टर उन पॉइंट्स को कॉमुलेट करते हुए अपनी खुद से एक स्क्रिप्ट जो होगा वो जनरेट करेगा। तो ऐसे विजुलाइज कर लो, दिस इज कस्टम पोर्टल। एक्सपोर्टर को यहां जाके अपना क्रेडिट लेजर अकाउंट खोल लेना है। पोर्टल इतनी तैयार हो चुकी है कि आप क्रेडिट लेजर अकाउंट जाकर के खोल सकते हैं। अब जो भी आप एक्सपोर्ट्स करेंगे उस एक्सपोर्ट से रिलेटेड इस स्कीम में जो आपका बेनिफिट बनता होगा उतना क्रेडिट यहां आ जाएगा, रुपीज मेंशन होकर के आ जाएंगे और उस अकाउंट में जाकर के आपके पास ये फैसिलिटी रहेगी कि जितने अमाउंट के क्रेडिट उसमें आ गए हैं आप उसकी एक स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं। स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं जिस स्क्रिप्ट को आप मार्केट में बेच भी सकते हैं। डिटेल्स आएंगी आगे और भी।
चलिए जी, लास्ट पॉइंट, एमईआई स्कीम कब तक ऑपरेशनल है? 31 दिसंबर 2020 तक। और ये नई स्कीम कब से चालू है? 1 जनवरी 2021 से। ये डेट याद करके जाइएगा, नई स्कीम 1 जनवरी 2021 से है। और एक्सपोर्टर्स को ये बोल दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021, इट इज मैंडेटरी फॉर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स टू इंडिकेट इन देयर शिपिंग बिल वेदर और नॉट दे इंटेंड टू क्लेम RODTEP बेनिफिट। जो भी एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स होंगे, जब आज की डेट में वो अपना शिपिंग बिल फाइल करेंगे, आप सबको पता है ना, शिपिंग बिल ऑनलाइन फाइल होता है कस्टम पोर्टल पर फॉर सीकिंग कस्टम क्लियरेंस। तो उन्हें शिपिंग बिल फाइल करते टाइम उसी शिपिंग बिल में टिक करके बताना होगा कि वो इस स्कीम में बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर वो नहीं टिक करते हैं तो उनका शिपिंग बिल प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन कोई ड्यूटी क्रेडिट लेजर में नहीं डाले जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड वो शिपिंग बिल में मार्क करके चलते हैं कि हां जी मैं क्लेम करना चाहता हूं, तो उनका शिपिंग बिल जब कस्टम में प्रोसेस हो जाएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग जो ड्यूटी क्रेडिट बनते होंगे वो इस लेजर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। और बाद में जितने भी पॉइंट उसमें बनते होंगे, आप उन पॉइंट्स को कॉम्युलेटिव बेसिस पर एक स्क्रिप्ट अगर उस बनाना चाहते हैं तो वो स्क्रिप्ट आप बना सकते हैं जो ट्रांसफरेबल भी रहेगी। आर यू ओके विद दिस? चलिए, तो ये डिफरेंस की टेबल ये याद करके जाएंगे, एग्जाम में ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए, फिर इसके बाद साइलेंट फीचर ऑफ द स्कीम, ये रिफंड कर रही है वो टैक्सेस विच आर प्रेजेंटली नॉट गेटिंग रिफंडेड और रिम्बर्स्ड अंडर एनी अदर मैकेनिज्म। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बेनिफिट वुड बी प्रोवाइडेड ऑन सर्टेन टैक्सेस ड्यूटीज अदर देन जीएसटी, क्योंकि जीएसटी तो ऑलरेडी 0 रेट हो रहा है। तो सर्टेन टैक्सेस ड्यूटीज एट द सेंट्रल स्टेट लोकल लेवल विच आर नॉट रिफंडेड फॉर एक्सपोर्ट। और ऐसे कौन कौन से टैक्सेस हैं? नंबर 1 वैट। सर वैट तो लगता ही नहीं आज की डेट में, जीएसटी आने के बाद गलत कह रहे हो। जीएसटी कुछ गुड्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, याद है ना? जीएसटी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, और 5 पेट्रोल प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी नहीं है। और जिन गुड्स के ऊपर जीएसटी नहीं है उन गुड्स के ऊपर प्रेजेंटली वैट लगता है या फिर सीएसटी लगता है, और एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। तो वो जो वैट है या एक्साइज ड्यूटी है वो किसी स्कीम में अगर अदरवाइज गवर्नमेंट ने टिल डेट कवर नहीं कर रखी है तो उन सब का रिफंड वो आपको इस स्कीम में कवर करके देने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? सेकंड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज ऑन फ्यूल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल वगैरह। उसके बाद नेचुरल गैसेज यूज इन सर्टेन इंडस्ट्री, मंडी टैक्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड होते हैं ये, ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड कंपनसेशन सेस ऑन कॉल फॉर कैप्टिव पावर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ये कंपनसेशन सेस जीएसटी वाला नहीं है, दूसरा बेटा। तो खैर ये कुछ टैक्सेस हैं जो उन्होंने इलस्ट्रेटिव बेसिस पर बनाए हैं, सच एज इलस्ट्रेटिव बेसिस, और भी हो सकते हैं। तो जो भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस हैं जो प्रेजेंटली इंडिया के टैक्सेशन फ्रेमवर्क में लग रहे हैं बट किसी स्कीम में रिफंड रिम्बर्स नहीं किए जा रहे थे, चाहे वो सेंटर के थे या स्टेट के थे, उन सबको अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत जो है वो आपको वापसी दिया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, लिस्ट डाउन सर्टेन टैक्सेस विच आर कवर्ड बाय दिस स्कीम। चलिए नेक्स्ट पेज पर आएंगे। स्कीम कैसे काम करेगी थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लो। मैंने क्या लिखा, एक्सपोर्टर टू क्रिएट RODP क्रेडिट लेजर अकाउंट एंड देन जनरेट स्कीम। तो क्या करना है, पहले तो एक क्रेडिट लेजर अकाउंट बना लेना है कस्टम्स की पोर्टल पर जाकर के। ये कस्टम बीच में क्यों आ रहा है, मैं बोल चुका बेटा, स्कीम बनाई भले ही डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने हो बट एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू देख रहा है, इसलिए। तो पोर्टल पर क्रेडिट लेजर अकाउंट बना लेना जिसमें जिसमें आपके ये क्रेडिट आएंगे, और उन क्रेडिट को यूज करके आप खुद से क्या करेंगे, स्क्रिप्ट जो होगा वो जनरेट कर लेंगे। चले जी, नंबर 1 पॉइंट, क्रिएशन ऑफ RODP क्रेडिट लेजर। एक्सपोर्टर शेल क्रिएट RODTEP क्रेडिट लेजर अकाउंट ओवर IC गेट कस्टम पोर्टल। दिस कैन बी डन बाय IC हु हैव रजिस्टर्ड ऑन IC गेट विद द DSC। इसके लिए आपको IC विद DSC के साथ रजिस्टर होना है, सिंपल है। सेकंड, क्लेम टू बी मेड इन एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, लेजर बना के छोड़ देना। फिर उसके बाद जब भी एक्सपोर्ट करना तो एक्सपोर्ट का वो जो शिपिंग बिल बनाते हो उस शिपिंग बिल में मेंशन करना कि आप इस स्कीम में बेनिफिट लेंगे। टू अवेल द स्कीम, एक्सपोर्टर शैल मेक अ क्लेम ऑफ दिस इन द शिपिंग बिल बाय मेकिंग अ डिक्लेरेशन।
it may be noted if RODTP is not claimed in the shipping bill, no RODTP will accrue to the exporter. शिपिंग बिल में मिस हो गया फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके शिपिंग बिल में इसलिए मेंशन करना जरूरी है बेटा क्योंकि ऑटो प्रोसेस होगा और ऑटो बेनिफिट जो होगा लेजर में जाएगा। अगर शिपिंग बिल में मिस कर दिया तो फिर आपको ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट, कस्टम विल प्रोसेस क्लेम। शिपिंग बिल में आपने मेंशन कर दिया, अब आपका शिपिंग बिल जब कस्टम प्रोसेस करेगा और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू करेगा कि हाँ आपको एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी जाएगी, फिर उसके बाद आप अपने गुड्स की पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस के पास बुकिंग कराओगे और पर्सन इन चार्ज आपके गुड्स एंड अदर लोगों के गुड्स लेकर के जब अपने कन्वेंस को लेकर के जाएगा तो वो ईजीएम फाइल करेगा, एक्सपोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। तो जब कस्टम वाला उसको ईजीएम सेंक्शन कर देगा तो ये बात पक्की हो गई कि हाँ कस्टम वाले ने आपको गुड्स को एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी, आपने गुड्स कन्वेंस वाले को दी और कन्वेंस वाला अब इंडिया छोड़ के जा रहा है। तो एक बार ईजीएम की प्रोसेसिंग हो गई उसकी, तो इसका मतलब ये हो गया फाइनली गुड्स इंडिया से जा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपके गुड्स पर अब जो क्रेडिट पॉइंट बनते हैं वो प्रोसेस कर दिए जाएंगे। वंस ईजीएम इज फाइल्ड क्लेम विल बी प्रोसेस बाय द कस्टम। शिपिंग बिल में बताना है, शिपिंग बिल फाइल करने से पॉइंट नहीं मिलेंगे, शिपिंग बिल में मेंशन कर दिया। शिपिंग बिल के बाद आपके पास लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आएगा, फिर कन्वेंस वाले को आप गुड्स देंगे, वो ईजीएम फाइल करेगा, फिर उसको परमिशन मिलेगी। ईजीएम जब कस्टम के सिस्टम में आएगी तब बेसिकली गुड्स इंडिया से निकल रहे हैं और तब जो होगा आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाएगा। ठीक है जी। अब आगे वो क्या कहते हैं, वंस प्रोसेस्ड a scroll with all the individual shipping bill for the admissible amount would be generated and made available in the user account at the IC gate। हाँ जी, प्रोसेस होने के बाद जो भी गुड्स आपने एक्सपोर्ट किए शिपिंग बिल के साथ, जिनका भी ईजीएम प्रोसेस होगा वो जो होंगे वो सब आपको अब अपने लेजर अकाउंट में जो होंगे वो नजर आएंगे। क्या आपको अपने इंडिविजुअल एक्सपोर्ट के लिए एक अलग अलग स्क्रिप्ट बनानी होगी? आपने कंसाइनमेंट 1 एक्सपोर्ट किया, शिपिंग बिल फाइल किया, टिक करके पॉइंट्स पहुंचे, इसकी अलग स्क्रिप्ट बनाऊं। फिर कंसाइनमेंट नंबर 2 एक्सपोर्ट किया, शिपिंग बिल टिक करके उसके पॉइंट्स पहुंचे, उसकी अलग स्क्रिप्ट बनाऊं? नहीं, उन्होंने बोला आप शिपिंग बिल में मेंशन करना, आपके जो जो कंसाइनमेंट होंगे उसके क्रेडिट पॉइंट्स लेजर में डालते जाएंगे, पर आप अगर चाहोगे तो आपको सेपरेट स्क्रिप्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप कॉमुलेटिव पॉइंट्स की एक सिंगल स्क्रिप्ट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्टर टू जनरेट ई स्क्रिप्ट, एक्सपोर्टर कैन लॉग इन टू हिज अकाउंट, क्रेडिट लेजर अकाउंट जो उसने बनाया था, एंड जनरेट स्क्रिप्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द रेलेवेंट शिपिंग बिल। एक्सपोर्टर कैन क्लब द क्रेडिट अलाउड फॉर एनी नंबर ऑफ शिपिंग बिल एट अ पोर्ट एंड जनरेट अ क्रेडिट स्क्रिप्ट फॉर द सेम ऑन आईसी गेट पोर्टल। आर यू ओके विद दिस? चलो, आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर है। फिर उसके बाद नीचे वाले पॉइंट में मैंने ये मेंशन किया, जिस टाइम ये अमेंडमेंट मटेरियल बनाया गया था, कंसीडरिंग द चेंजेस एज एप्लीकेबल टू यू फॉर नवंबर अटेम्प्ट, उस टाइम तक यूजर्स को कस्टम पर क्रेडिट लेजर अकाउंट बनाने तक की सुविधा दी गई थी, स्क्रिप्ट जनरेशन की फंक्शनैलिटी एक्टिवेट नहीं थी। तो जिस टाइम मटेरियल बनाया गया, कंसीडरिंग चेंजेस एज एप्लीकेबल फॉर यू नवंबर 2021 के लिए, तो उस टाइम तक वो क्या कर सकते थे, वो अपने आईसी के अकाउंट में लॉग कर सकते थे, अपना लेजर बना सकते थे, पर स्क्रिप्ट जनरेशन प्रोविजन वो बाद में फंक्शनल किए जाने थे। जस्ट योर नॉलेज, सितंबर में वो फंक्शनल किए जा चुके हैं, बट सितंबर की अमेंडमेंट नवंबर के लिए रेलेवेंट नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये तो सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट के लिए बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, जो स्क्रिप्ट आपने जनरेट करी उस स्क्रिप्ट को आप मार्केट में बेच पाएंगे। जैसी MEIS की स्क्रिप्ट ट्रांसफरेबल होती थी, वैसे ये स्क्रिप्ट भी जो है वो ट्रांसफरेबल है। स्क्रिप्ट शैल बी ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसे आप इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपने ये स्क्रिप्ट बना ली, मान लीजिए स्क्रिप्ट की वैल्यू है 1 लाख, अब मार्केट में आप किसी को बेचना चाहते हैं, तो सर मैं बेचूंगा कैसे? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करनी पड़ेगी। मतलब जिसको आप ट्रांसफर करना चाहते हैं उसको भी पोर्टल पर अपना क्रेडिट लेजर अकाउंट पहले बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको ये जो है ट्रांसफर कर पाएंगे। एक्सपोर्टर हु हैज क्रिएटेड क्रेडिट लेजर अकाउंट CLA over ICA gate can transfer a script to another user. The user to which script is so transfer also needs to have a valid credit ledger account.
हो गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, उसका भी लेजर अकाउंट है, आपका भी लेजर अकाउंट है, और आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो ट्रांसफर कर पाएंगे। सर अगर मैं ट्रांसफर ना करना चाहूं, ये जो क्रेडिट्स पॉइंट है इसको मैं यूज करना चाहूं तो यूज कर सकते हैं। यूज किस तरफ करेंगे, आप कोई सब्सिक्वेंट इंपोर्ट करने वाले हैं, उसकी कस्टम ड्यूटी पेबल है, तो वो जो कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी थी, लेट्स सपोज 3 लाख, आपके क्रेडिट लेजर में पॉइंट मान लीजिए थे 1 लाख जिसकी आपने स्क्रिप्ट बना ली, तो आप क्या कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को यहां एडजस्ट करा सकते हैं और सिर्फ बैलेंस कस्टम ड्यूटी जो है वो आप पे कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है स्क्रिप्ट बेचनी है, बेच दो, सामने वाले को बेच करके कैश ले लो, और आपको लगता है नहीं आप कुछ इंपोर्ट करेंगे तो वो पॉइंट जो है वो कस्टम ड्यूटी की पेमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट कैन बी यूज for payment of import duties as would be notified by CBIC. Now this line is important. Script का यूज किया जाएगा for payment of import duties as notified by CBIC. And dear friends, material preparation के टाइम पर as applicable to you amendments CBIC ने कोई नोटिफिकेशन इशू नहीं किया था। CBIC बताएगी, CBIC ने नहीं किया था, पर द डे आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर सितंबर में वो नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रहा हूं कि सीबीआईसी ने नोटिफिकेशन से ये बोला है कि ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ बीसीडी जो सेक्शन 12 ऑफ कस्टम एक्ट में लगती है, सिर्फ उसकी पेमेंट के लिए आप यूज करेंगे। आप इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट पर बीसीडी भी होगी, आपका एसडब्ल्यूएस भी होगा, आईजीएसटी भी हो सकता है, जीएसटी सेस भी हो सकता है, लेकिन आप इस स्क्रिप्ट का यूज सिर्फ बीसीडी के अगेंस्ट होंगे वो कर पाएंगे, बाकी ड्यूटीज आपको कैश में देनी पड़ेंगी। सर क्या फायदा हुआ, बेटा बीसीडी तो पे हो गई, और इन एनी केस अगर आपको लगता है नहीं पसंद है तो फिर आप ट्रांसफर कर दो, ऊपर मैंने बताया ट्रांसफर तो हो ही सकता है। क्लियर है जी। चलिए अब आप इसे यूज कैसे करेंगे, तो बेटा यूटिलाइजेशन को लेकर के कोई स्पेशल बात नहीं है। आपको पहले एमईआई स्क्रिप्ट मिलती तो भी आप यूज करते थे, यूज कैसे करते थे, बिल ऑफ एंट्री फाइल करते टाइम मेंशन करके यूज करते थे, तो सिमिलर प्रोसेस के थ्रू आप इसको भी यूज करेंगे। नीचे मैंने नोट में लिखा हुआ है, द ऑनर ऑफ द स्क्रिप्ट, कौन, ओरिजिनल एक्सपोर्टर, बेनिफिशियरी या अदर आईसी जिसको ये स्क्रिप्ट ट्रांसफर की गई, दे विल बी एबल टू यूज द स्क्रिप्ट इन द बिल ऑफ एंट्री in the same way as any other duty credit script issued by DGFT by giving the detail of the license table of the bill of entry. The scheme code to be used for the script would be RD along with the applicable notification number. I hope the point is clear to everyone. Here the discussion is over as to this scheme. इतना ही रेलेवेंट पॉइंट है, आपकी स्टेज तक स्कीम के बारे में फाइन ट्यून डिटेल्स नहीं आई थी, जितना आपके लिए रेलेवेंट था मैंने कर दिया। बाकी सितंबर में बहुत सारी डिटेल्स आई हैं, वो नेक्स्ट ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगी। तो ये मेरी अमेंडमेंट यहां पर कंप्लीट हुई बेटा। फिर उसके बाद अगर मैं अगली बात करूं, एफटीपी की लास्ट अमेंडमेंट, दिस इज अ मिसलेनियस सॉर्ट ऑफ अमेंडमेंट, एडवांस ऑथराइजेशन, याद होगा आपको, ईपीसीजी ऑथराइजेशन, ठीक है जी। तो कुछ लोगों को एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी ऑथराइजेशन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देती थी, और एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी ऑथराइजेशन के परसुएंस में अगर आप इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट के ऊपर आपकी जो कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी वगैरह बनते थे वो आप बेसिकली बिना पे किए हुए अपना इंपोर्ट मटेरियलाइज करा पाते थे। इफ यू आर एन एडवांस ऑथराइजेशन होल्डर तो आप इनपुट्स इंपोर्ट कर सकते थे ड्यूटी फ्री। अगर आपके पास ईपीसीजी ऑथराइजेशन था तो आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते थे ड्यूटी फ्री। और वो ड्यूटी फ्री कैसे, आप इनपुट या कैपिटल गुड्स जब इंपोर्ट करते थे तो उस पर कस्टम ड्यूटी या जीएसटी जो पेबल बनता था वो उन्होंने एग्जेम्प्ट कर रखा था बाय इशूइंग नोटिफिकेशन, जो ये कहती थी अगर इंपोर्ट करने वाला व्यक्ति एडवांस ऑथराइजेशन या ईपीसीजी ऑथराइजेशन रखता है इशूड अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी तो ड्यूटी विल बी एग्जेम्प्ट। अच्छा, अब वो जीएसटी जो एग्जेम्प्ट था नोटिफिकेशन में, वो उन्होंने क्या रखा था, जीएसटी को हम एक पर्टिकुलर डेट तक एग्जेम्प्ट रखेंगे। बाद में उनकी इंटेंशन ये थी कि जीएसटी पे करवाएंगे, लेकिन बीच में अभी कोरोना आ गया, एक्सपोर्टर्स के ऊपर वो बर्डन जाहिर सी बात है नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने उस एग्जेम्पशन को एक्सटेंड कर दिया है। तो सिंपल सा है, एग्जेम्पशन टू आईजीएसटी एंड जीएसटी सेस एक्सटेंडेड टिल 31 मार्च 2022। सो नथिंग रेलेवेंट, मतलब आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सिंपली आपने एफटीपी में एडवांस ऑथराइजेशन और ईपीसीजी का जो ट्रीटमेंट पढ़ रखा था वो एज इट इज कर दीजिएगा। वहां आपको एग्जम्पशन जीएसटी की भी मिलती थी
और वो अभी भी मिलेगी बिकॉज उन्होंने उसे फॉर द टाइम बिंग के लिए तो एक्सटेंड कर दिया है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहां पर सारी अमेंडमेंट फाइनली मेरी कंप्लीट हो जाती है। आई सिंसियरली बिलीव कि सभी अमेंडमेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एंड मेरा अपना मानना बेटा, आप अमेंडमेंट्स को पूरे ध्यान से सुनिएगा। आपने अगर ये जो अमेंडमेंट लेक्चर्स जो भी हमने डाले हैं इसको अच्छे से किया तो माय पर्सनल इंट्यूशन सेज इस अटेम्प्ट में अमेंडमेंट में से अच्छा खासा वेटेज एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ कमी पेशी आपकी प्रिपरेशन में रह भी गई होगी, अमेंडमेंट लेकिन अच्छे से करी होगी तो आप एग्जाम में काफी अच्छा कर पाएंगे, बिकॉज इनमें से काफी क्वेश्चंस मुझे लगता है कि वो एग्जाम में पूछेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। और बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आई थी कि सर कोई ना कोई शायरी जो है वो सुनाते रहिएगा। शायरी अब वैसे मैं कम करता हूं, बट फिर भी क्योंकि लेक्चर आज खत्म हो गया तो एक शायरी आपको सुनाता हूं, सुनिएगा। चंद लम्हे बचे हैं तेरे मेरे साथ के, चंद लम्हे बचे हैं तेरे मेरे साथ के, मुमकिन है बिछड़ जाएं बिन मुलाकात के। चंद लम्हे बचे हैं तेरे मेरे साथ के, मुमकिन है बिछड़ जाएं बिन मुलाकात के, फिर कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, फिर कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी। जिंदगी चलती जाती है बेटा, आज आपके साथ हैं, आप अमेंडमेंट पढ़ के सीए बन जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाएंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी, उनको हम पढ़ाएंगे। तो टीचर के साथ तो बेटा ये लगा ही रहता है कि वो जिस किसी के साथ भी जुड़ता है उसके साथ बाद में संबंध विच्छेद हो ही जाते हैं, मतलब वो पीढ़ी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती है और फिर नई पीढ़ी सामने आती है। तो उस बात को लेकर के शायरी कही गई है, चंद लम्हे बचे हैं तेरे मेरे साथ के, मुमकिन है बिछड़ जाएं बिन मुलाकात के, फिर कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर तेरी मोहब्बत मेरे साथ होगी। बस याद रखिएगा जिंदगी में कि अगर हमने आपके लिए कुछ भी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन किया हो, थोड़ा बहुत भी आपको मदद किया हो, तो हमें याद रखिएगा। और हमको अच्छा लगता है जब हमारा कंट्रीब्यूशन आप रिकॉग्नाइज करते हैं, और वो जनरली आपके लाइक से हमें पता चलता है या नीचे आपकी की गई टिप्पणी कमेंट से पता चलता है। तो अगर समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है जी, हमें अच्छा लगता है। चंद लम्हे बचे हैं तेरे मेरे साथ के, मुमकिन है बिछड़ जाएं बिन मुलाकात के, फिर कहाँ आंसुओं की ये सौगात होगी, नए लोग होंगे नई बात होगी, मैं हर हाल में मुस्कुराता रहूंगा अगर तेरी मोहब्बत मेरे साथ होगी। महफूज रखिएगा इस सितारे को आंखों में अपनी, आगे दूर तलक शायद कहीं अंधेरी रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर हूँ मैं भी, फिर किसी मोड़ पर ज़िंदगी में फिर से मुलाकात होगी। चलिए जी, आप सबको एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं दुआ करूँगा आप सब लोगों को अपनी मेहनत का उचित फल मिले, भगवान आपके एफर्ट्स को प्रॉपर तरीके से रिवार्ड करे, और अपने और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर।